Hello people, I hope you're doing wonderful, and today we are here to wrap up the entire chapter of ICDR and to have a nice quick revision in our hand so that जब भी आप next time, मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद ICDR पढ़ना चाहता है, कभी भी अगर कोई व्यक्ति, तो वो सबसे पहले इस क्लिप को देखिएगा, क्विक रिविजन क्लिप को, और उसके बाद में वो नोट से पढ़ना शुरू करेगा सो दैट ही विल बी वेरी कंफर्टेबल ऑलरेडी। तो एक चैप्टर जिसको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, आई बिलीव विद दिस रिविजन क्लिप आपका वो जो संघर्ष हो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इससे आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू पहले मिल जाएगा, thereafter you can read it in depth। ठीक है, कभी कभी बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि एग्जाम की एक दिन पहले कैसे रिवाइज करें। जनरली तो मेरा सजेशन रहता है कि एग्जाम के दिन पहले आप अपने ही नोट से, अपने मटेरियल से पढ़ो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यार दिमाग ही काम नहीं कर रहा तो क्या करें, तो जितने चैप्टर्स पढ़ लिए, मान लो 2 चैप्टर्स बच गए, क्या करो, तो उनके क्विक रिविजन वीडियोस देख के भी आपको एक अच्छी पोजीशन पे आ जाता है। अब ये मत समझना दैट आई एम सजेस्टिंग कि एग्जाम के एक दिन पहले सारे चैप्टर के क्विक रिविजन वीडियोस देख लो, नो, you have to read it from the notes only because that is faster। एग्जाम के एक दिन पहले that is faster। बट अगर ऐसा होता है बच्चों के साथ कि नहीं यार, एक बार कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हाँ भाई हमारे एग्जाम से फॉर एग्जांपल 15 चैप्टर्स हैं, उसमें से 13 तो हो गए बट 2 में अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हैंग हो गए, तो उन 2 चैप्टर से आप क्विक रिविजन वीडियोस भी देख के जाएंगे तो भी एग्जाम का पर्पस सर्व हो जाएगा। एंड फॉर सेल्फ स्टडी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हर समय पे क्विक रिविजन वीडियोस काफी हेल्पफुल रहते हैं। चलिए आ रहा हूं, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्विक रिविजन वीडियो। आपसे बस मेरी ये अपेक्षा है कि आप एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर करें। I expect that you people have thoroughly revised this chapter once before starting this quick revision video, right? चलिए, so let's hit it। सबसे पहले आप बच्चों ने क्या करना है, देखना आईसीडीआर एक काफी बड़ा चैप्टर है, मतलब पूरे सिलेबस का, इस पूरे फंडिंग के सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो है आईसीडीआर। सबसे पहले उस चैप्टर को हमें हमारे सामने प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर के रूप में रखना होगा, thereafter we can think of revising it। सबसे पहले हम हर एक टॉपिक को एक नंबर देंगे, मेरे साथ में नंबरिंग करना शुरू करो। What we are going to do is we are giving a number to each topic। हर एक टॉपिक को एक नंबर देना है। सुनना मेरे साथ में बस पेन लो हाथ में, नोट्स ओपन करो, नंबरिंग देना शुरू करो। टाइप्स ऑफ इशू नंबर 1, मैं रुक जाता हूं, आप सब लोग पेन हाथ में ले लो, नोट्स ओपन कर लो। यस, नंबर 1 टाइप्स ऑफ इशू, नंबर 2 आईपीओ एफपीओ, नंबर 3 एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर आईपीओ, ये उसी के अंदर 3 टॉपिक्स आएंगे। नंबर 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफपीओ। ठीक है, आईपीओ का एक हो गया, एफपीओ का एक हो गया, 4th। ठीक है, उसके बाद में ये एफपीओ के अंदर के पॉइंट्स चल रहे हैं सारे के सारे। नेक्स्ट आता है 5 एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल। फिर आपका आता है 6 इशू ऑफ वारंट्स। फिर आपका आता है 7 फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। 7th और 8th वैसे तो एक ही टॉपिक हो जाते हैं, बट फिर भी 8th ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट कि भैया और फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट कहां पे फाइल करना है, फिर सभी उस पर हमें ऑब्जर्वेशन देती है, फिर हमें आगे जाना है, पूरा 7 और 8 में आ गया। देन आफ्टर 9 छोटा सा टॉपिक आसबा। 10th सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो मैं नंबरिंग दे रहा हूं टॉपिक को आपको ही वही देनी है, ऑफ कोर्स सीक्वेंस में जाओगे तो वही नंबरिंग आएगी, एक भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। 10th है सिक्योरिटी डिपॉजिट। 11th ओपनिंग ऑफ द इशू। 12 अंडरराइटिंग। 13 मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये एक सेपरेट टॉपिक है। 14 ओवर सब्सक्रिप्शन, ये एक सेपरेट टॉपिक है, ध्यान से। उसके बाद में आता है 15 मॉनिटरिंग एजेंसी। 16 अलॉटमेंट प्रोसीजर बेसिस। 17 में कुछ दम नहीं है बट फिर भी अलॉटमेंट रिफंड एंड पेमेंट। 18 रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी की सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद सब्सक्रिप्शन मनी रिलीज की जाती है। 19 प्राइसिंग, इसमें भी कोई दम नहीं है कि हाँ प्राइसिंग इश्योर डिसाइड करेगा इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर, या फिर हो सकता है बुक बिल्डिंग से करो। 20 डिफरेंशियल प्राइसिंग। आई होप सब लोग मेरे साथ में चल रहे हैं। 21 प्राइस एंड प्राइस बैंड। 22 बड़ा टॉपिक है फिर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। 22 प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा चला, ये पूरा प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है। इन केस ऑफ एफपीओ पूरा प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है, लॉक इन क्या प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की, पूरा प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में सीधा आता है मिनिमम ऑफर टू पब्लिक एंड रिजर्वेशन। 23 मिनिमम ऑफर टू पब्लिक एंड रिजर्वेशन। उसके बाद में ये भी एक टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद में 24 एलोकेशन टू नेट ऑफर, ये हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा। 25 एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर। 26 राइट इशू। फिर राइट इशू के बारे में बहुत कुछ चलेगा, पूरा राइट इशू। उसके बाद सीधा आता है 27 प्रेफरेंशियल इशू। 27 प्रेफरेंशियल इशू चलता है।
27 प्रेफरेंशियल इशू चलेगा आपका, और सीधा आपका आएगा 28 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये सब इसके पहले के सारे टॉपिक्स प्रेफरेंशियल इशू ही है। जैसे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, प्रेफरेंशियल इशू में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट 28, ये पूरा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ही चल रहा है 28, ये पूरा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ही चल रहा है 28, पूरा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट चल रहा है 28। यस, 29 एसएमई के बारे में, और 30th लास्ट आता है लिस्टिंग pursuant to an IPO for innovators growth platform 30. Have you all marked them comfortably? First of all, have you all marked them in the notes? 30 topics, 30 topics in the module. हमारे नोट्स में दे रहा 30 टॉपिक्स, ठीक है, रुकना। अब आप बच्चों को एडिशनल टॉपिक्स भी आपने अगर प्रिंट आउट लिए होंगे तो इनको मैं मार्क कर रहा हूं, आप सुनना। दिस विल बी 31। मैंने आपको कहा था अभी तक इसमें कोई मार्किंग नहीं करेगा, अब मार्किंग होगी इसमें। दिस इज टॉपिक नंबर 31, एसआर इक्विटी शेयर। टॉपिक नंबर 32, एडजस्टमेंट इन प्राइस इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। टॉपिक नंबर 33, आईजीपी। टॉपिक नंबर 34, माइग्रेशन फ्रॉम मेन बोर्ड टू एसएमई। टॉपिक नंबर 35, फास्ट ट्रैक एफपीओ। टॉपिक नंबर 36, क्यूआईबी। टॉपिक नंबर 37, जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ द इशूअर। टॉपिक नंबर 38 कह सकते हो मिसलेनियस, बट रुकना, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, 38, रुक जाओ, नहीं, 38 इंसेंटिव नॉट अलाउड। उसके बाद में 39 पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, 39 पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। सर क्यों 39 पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन? ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों नहीं दिया? ये हमारे नोट्स में ऑलरेडी इसको एक नंबर दे चुके हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट बाय इशूअर को ऑलरेडी एक नंबर हम नोट्स में दे चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं आ रहा तो आपका पॉइंट नंबर 10 की तरफ जाके देखिए। नोट्स में जो पॉइंट नंबर 10 मार्क करा है उसकी तरफ जाके देखो। नोट्स में जो पॉइंट नंबर 10 मार्क करा है उसकी तरफ जाके देखो। अरे पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। एट, 9, 10 सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑलरेडी एक जगह मांग रहे, तो दो नंबर सेम टॉपिक को देने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो इस कारण से ये हमने दे दिया 39 पीरियड सब्सक्रिप्शन, 40 एडवर्टीजमेंट, 41 रेस्ट्रिक्शन। उसके बाद में 40 दे दो इसको एडवर्टीजमेंट वाले टॉपिक को, 41 दे दो रेस्ट्रिक्शन को, एंड 42 दे दो मैनर ऑफ कॉल को। रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी भी हम मेन नोट्स के अंदर पढ़ चुके हैं। नहीं आपको याद, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी पॉइंट नंबर 18, तो वापस पेज तो देखो। तो इनको जब हम ऑलरेडी पहले नंबरिंग दे चुके हैं मेन नोट्स में, तो उसको एडिशनल टॉपिक में भी हमने देखा है, लेकिन उसको वापस नंबरिंग देंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। सबसे पहली चीज मेरी आपसे आशा है कि आप बच्चों ने हमारे मेन नोट्स और एडिशनल नोट्स के अंदर टोटल कुल मिला के हर एक टॉपिक को एक नंबर दे दिया है। तो इससे अब सुनो, भले आईसीडीआर कितना भी बड़ा चैप्टर होगा, हमारे सामने क्लैरिटी क्या है, देयर आर 42 topics to be read and understood. Once you have read and understood these 42 topics, you're all thorough with your ICDR. Are you all with me up till here? किसी बच्चे अगर कोई भी मिस हुआ है तो वो यहाँ पे इस शीट से पेन डाउन कर सकता है। ये शीट भी मैं आपको दे दूंगा। ICDR रेगुलेशन 2018, पूरे चैप्टर्स के, इस चैप्टर के पूरे टॉपिक्स जो जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं वो है 42 टॉपिक्स यहाँ पे। The beauty of these topics और the beauty of studying ICDR in this fashion is कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के पहले आप यहीं पे आ सकते हो। ओके, टाइप्स ऑफ इशू में क्या था, टाइप्स ऑफ इशू में ये टाइप के इशू होते हैं, ठीक है। आईपीओ एफपीओ क्या होता है कि आईपीओ मतलब कोई भी अगर एक कंपनी है जो पहली बार लिस्ट होकर पब्लिक इशू करे आईपीओ, एफपीओ जो कंपनी लिस्ट होकर एक बार पब्लिक इशू कर चुकी है फिर जब वो करती है तब एफपीओ, ठीक है। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। हाँ, इसमें पढ़ना है कि ये मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मुझे कंडीशंस कंप्लाई करनी होती है, ये जनरल कंडीशन है, हो गया। तो अगर आप इस चार्ट से ही पूरा आईसीडीआर को रिवाइज कर पा रहे हैं तब तो आप एक मतलब प्रो पोजीशन पे हो। अगर आप ये चार्ट देख के पूरा आईसीडीआर को रिवाइज कर पा रहे हो तब तो आप एक प्रो पोजीशन पे हो। और मान लीजिए पढ़ते टाइम आपको ये 1, 2, 3 ऐसा 10, 15 ऐसे टॉपिक्स आपको इशू आए तो फिर वो टॉपिक्स आपने मेन नोट्स देख लिए। ओके, ये टॉपिक्स ऐसे था, ये टॉपिक ऐसे थे। तो इस तरह से विद अ सिंगल चार्ट यू विल बी एबल टू रिवाइज द एंटायर आईसीडीआर, जिसमें आईसीडीआर के सारे टॉपिक्स की हेडिंग दी हुई है। तो आपको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है कि सिर्फ हेडिंग्स देख के भी आप पूरा आईसीडीआर रिवाइज कर पाओ। आई होप यू आर ऑल विद मी अप टिल हियर। सर ये अलग अलग कलर में क्या दे रखा है, इसका प्रोमिनेंस क्या है, ये सब आपको बाद में बताऊंगा, पहले पूरा आईसीडीआर रिवाइज करेंगे। आई होप यू आर ऑल विद मी।
आई होप येट तो यूर ऑल विथ मी, यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन, बिकॉज इतने बड़े चैप्टर को एग्जाम के दिन पहले आपने एग्जीक्यूटिव में भी कुछ बड़े चैप्टर के सामने आप डर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव में कुछ बड़ा सा चैप्टर आया, फिर उसको पढ़ने में डर लगता था, एग्जाम के एक दिन पहले भी डर लगता था, तो अगर उसी को आपने इस तरह से कंप्रेस कर लिया है, अब आप सिर्फ ये लेके बैठो कि मुझे आईसीडीआर कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, मुझे सिर्फ ये एक पेज में जो टॉपिक्स है वो सारे आने चाहिए, एंड आपको हेडिंग से अगर पूरे टॉपिक का कंटेंट याद आ रहा है, तो व्हाट कैन, मतलब डू यू थिंक एनीथिंग कैन बी बेटर देन दैट इफ यू आर एबल टू रिमेंबर। तो उतनी मेहनत करनी है कि हम यहां से रिवाइज कर पाए। चल, now without wasting any time, what am I going to do? I am going to revise all of your 42 topics in a fast fashion right now. कभी कभी मैं पूरे 42 के 42 टॉपिक्स एक फास्ट तरीके से रिवाइज कराने वाला हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू 42। आई होप यू ऑल रेडी, आई होप यू ऑल रिवाइज थॉरली। मैं कोई भी चीज बोलूं उसके पहले वो आपने अपने घर पे बोल देनी। आप रिवीजन कभी भी देख रहे हो, आप अगर एग्जाम के दिन पहले भी देख रहे हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी एक चीज मैं बोलूं, मुझसे पहले आपने वो चीज बोलनी है, कोई भी एक चीज मैं बोलूं, मुझसे पहले आपने वो चीज बोलनी है। क्लियर है? तो आप जहां भी घर पे बैठे हो, चीखो, चिल्लाओ और साथ में पूरा रिवीजन रैप अप करो। चलिए, विद दैट ज़ील, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। एकदम क्विक रिवीजन करने वाला हूं यहां पे, ताकि पूरा का पूरा चैप्टर कम से कम समय में आपके हाथ में रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, द फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इशू। तो टाइप्स ऑफ इशू से हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हमारे लिए बड़ा सिंपल सा इशू होता है भाई साहब, आईपीओ, एफपीओ, पब्लिक इशू। तो हमारे टाइप्स ऑफ इशू कैसा होता है? पब्लिक इशू में आईपीओ और एफपीओ अलग से आ जाता है। फॉर एग्जांपल, हम कहीं टाइप्स ऑफ इशू देखते हैं, तो हमें ये मॉड्यूल वाले इशू की देखने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ इशू, पब्लिक इशू, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो हमारे लिए क्या हो सकता है? पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में सब आ जाता है, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये सब वहां पे कवर हो जाता है। टाइप्स ऑफ इशू के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक टॉपिक आपका खत्म हो जाता है, आपको ये जो मॉड्यूल में दिया हुआ है याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आता है आईपीओ एफपीओ का इंट्रो। आई डोंट थिंक रिवीजन में मुझे आईपीओ एफपीओ का इंट्रो लेने की आवश्यकता है। व्हाट डू यू मीन बाय आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी एक कंपनी जो लिस्ट होने के बाद पहला पब्लिक इशू करती है, कोई भी एक कंपनी जो लिस्ट होने के बाद पहला पब्लिक इशू करती है, उसे आईपीओ कहा जाता है। और उस पहले पब्लिक इशू का लिस्ट होने के बाद पहला पब्लिक इशू हो गया, दैट इज आईपीओ। उसके जितने भी इशू होंगे दैट विल बी ऑल एफपीओ। थर्ड टॉपिक बात है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यस, थर्ड टॉपिक काफी खास है। थर्ड टॉपिक इज एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लाइंट विद फॉरेन आईपीओ। कि आईपीओ करते समय क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। इस टॉपिक में 3 सब टॉपिक हैं। एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ, कि कौन कौन सी एंटिटीज को आईपीओ करना अलाउड नहीं है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर आईपीओ एंड जनरल कंडीशंस फॉर आईपीओ। बहुत इजी। सबसे पहले बात करता हूं किन किन एंटिटीज को आईपीओ करना अलाउड नहीं है। सबसे पहले कह देते हैं कोई भी एक ऐसी एंटिटी जिसका प्रमोटर डायरेक्टर या वो एंटिटी डिबार्ड है। तो अगर आपकी एंटिटी डिबार्ड है तो आईपीओ नहीं कर सकती है। सेकंड, आपकी एंटिटी डिबार्ड नहीं है, लेकिन सुनना, एक इश्यूअर जिसके प्रमोटर और डायरेक्टर किसी और कंपनी के भी प्रमोटर डायरेक्टर हैं, वो कंपनी डिबार्ड है, तो आपकी कंपनी भी आईपीओ नहीं कर सकती। आई विल रिपीट अगेन, फर्स्ट पॉइंट इज आपकी कंपनी अगर डिबार्ड है, आपकी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर का डिबार्ड है, तो आप आईपीओ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी डिबार्ड नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हैं और वो कंपनी डिबार्ड है, तो आपकी कंपनी भी आईपीओ नहीं कर सकती। उसके बाद में आता है कि अगर आपके इश्यूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर इनमें से कोई भी विलफुल डिफॉल्टर हैं, आप आईपीओ नहीं कर सकते। अगर आपके प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव ऑफेंडर हैं, तो आप आईपीओ नहीं कर सकते। ओके। फिर आता है कि अगर आपकी कंपनी के कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आउटस्टैंडिंग है, फिर कोई भी राइट आपने ऐसा दिया था जिसमें उनको सिक्योरिटी खरीदने का राइट मिलने वाला था, और ये अगर आउटस्टैंडिंग है, तो भी आप आईपीओ नहीं कर सकते। आपको कोशिश करना होती है जो आपका ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल हो रहा है उसके पहले ये पूरे कन्वर्ट वगैरह हो जाए, लेकिन अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग है तो आप आईपीओ नहीं कर सकते। फिर आती है आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। ये कहते हैं एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ, कि ये एंटिटीज आईपीओ कर ही नहीं सकते। फिर आता है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। कंडीशंस क्या क्या है? 4 कंडीशंस जो आपने पढ़ी होगी। पहला, नेट टेंजिबल एसेट हैज टू बी 3 करोड़ इन ईच प्रीसीडिंग 3 years। सेकंड, average operating profit has to be 15 crore in preceding 3 years and profit in each year, हर साल में प्रॉफिट होना अनिवार्य है और एवरेज 15 करोड़ होना चाहिए। थर्ड, your net worth has to be 1 crore in each preceding 3 years, and fourth, if at all you have changed your name, then the revenue from the new name should be at least 50% of the total revenue in preceding year। एकदम सिंपल। ये 4 कंडीशन, आई थिंक ये तो एग्जीक्यूटिव में तो एज इट इज आपकी कॉपी पेस्टेड होगी। दिमाग में हर जगह ध्यान रखना है कि हर एक जगह आएगा रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस, रीइंस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। नेट टेंजिबल एसेट के अंदर एक और कंडीशन आती है, नॉट मोर देन 50% कुड बी हेल्ड इन मॉनेटरी फॉर्म, कि आप 50% से ज्यादा मॉनेटरी फॉर्म में नहीं रख सकते। और अगर आपका होता है 50% से ज्यादा मॉनेटरी फॉर्म में, देन यू हैव टू मैंडेटरीली डू व्हाट, मेक अ फर्म कमिटमेंट ऑफ कन्वर्टिंग इनटू नॉन मॉनेटरी फॉर्म। चलिए, फिर आती है कुछ जनरल कंडीशन। कि जनरल कंडीशन क्या है आईपीओ के लिए? तो जनरल कंडीशन आती है सबसे पहले कि आपकी सारी की सारी जो भी आपकी सिक्योरिटीज है उनके लिए आपने एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया स्टॉक एक्सचेंज को कि यहां हमें लिस्ट कराने वाले हैं। फिर आपकी सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए। फिर प्रमोटर की सारी होल्डिंग जो है वो
भी डीमैट फॉर्म में चाहिए, मतलब आप जो ये इशू कर रहे हो ये डीमैट फॉर्म में होना चाहिए और प्रमोटर की एक्जिस्टिंग होल्डिंग भी डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए। फिर लास्ट कंडीशन काफी इंटरेस्टिंग है, सुनना मेरी बात को। फिर ये तो क्या फुल्ली पेड अप होना चाहिए या फिर फोरफीटेड, आपके एक्जिस्टिंग शेयर सारे फुल्ली पेड अप होने चाहिए और नहीं है तो उनको फोरफीट कर दो। ये जो लास्ट की दो कंडीशन ये काफी इंटरेस्टिंग है। सेकंड लास्ट कंडीशन इज कि अगर मान लीजिए, सुनना, अगर मान लीजिए आप इशू कर रहे हैं, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में से ये जो इशू कर रहे हो इसको हटा दो, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है जिसका आप लोन वगैरह लेने का प्लान कर रहे हो, उसमें से 75% का आपके पास में वेरीफाइबल मींस से अश्योर्ड लोन होना चाहिए। कैसे लिखते हैं लोग? इट हैज मेड अ फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइबल मींस टुवर्ड्स 75% ऑफ द stated means of finance for specified project proposed to be funded from the issue proceeds excluding the amount to be raised through the proposed public issue or through existing identifiable internal accruals। मतलब क्या हुआ? देखो मैंने ऐसे कुछ आपको पढ़ाया था, अगर हमारे प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ की जरूरत है, 1000 करोड़ का तो पब्लिक इशू कर रहे हो, उसको एक्सक्लूड कर दो। उसके बाद में जो 1000 करोड़ आपके रिमेनिंग है उसमें से भी 200 करोड़ के तो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस है, उसको भी एक्सक्लूड कर दो। क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो भी आप टोटल पैसा रेज कर रहे हैं उसका आपका फर्म अरेंजमेंट होना चाहिए थ्रू वेरीफाइबल मींस एक्सक्लूडिंग पब्लिक इशू अमाउंट, एक्सक्लूडिंग इंटरनल अक्रूवल्स। इन दोनों को हटा के जो पैसा बचता है 800 करोड़, इसका 75% का आपके पास में क्या होना चाहिए? फर्म अरेंजमेंट होना चाहिए। इसके 75% का आपके पास होना चाहिए फर्म अरेंजमेंट कि हाँ भैया 800 करोड़ है तो इसमें से 600 करोड़ का तो हमारा लोन ऑलमोस्ट तय है। So you need to have firm arrangement from verifiable means। कहने का मतलब क्या, इसका उद्देश्य अगर आपको याद होगा तो मैंने ऐसे कुछ पढ़ाया था कि मान लीजिए पब्लिक इशू कर रहे हैं, पब्लिक इशू से पैसा आ जाएगा लेकिन आपको लोन ही नहीं मिलेगा तो पूरा पैसा लेना वेस्ट हो गया ना। तो पहले आपके लोन का जो अमाउंट है उसका 75% का आपका वेरीफाइड है कि हाँ ये बैंक आपको लोन देने को रेडी है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने को रेडी है, ओनली देन यू कैन गो फॉर पब्लिक इशू। सो बिफोर मेकिंग अ पब्लिक इशू, प्रायर टू द पब्लिक इशू, एटलीस्ट 75% ऑफ द अमाउंट टू बी रेज्ड एक्सक्लूडिंग पब्लिक इशू, एक्सक्लूडिंग इंटरनल अक्रूवल्स हैव टू बी verified through firm arrangement। You need to have firm arrangement which are verifiable। Okay, and the last one is very easy कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम पे आप मैक्सिमम 75 to मैक्सिमम 25% अमाउंट रेज कर सकते हैं। कि आप उसमें लिखते हैं ना आपके ऑफर डॉक्यूमेंट कि हम पैसा कहां यूज करने वाले हैं, वहां पे आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम पे मैक्सिमम 25% ऑफ द मनी यू कैन राइट। So this is our topic number 3, IPO। IPO के अंदर तीन चीजें पड़ी। पहली चीज क्या आ गई हमारी? एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टू गो फॉर IPO। दूसरी चीज आ गई हमारी क्या? एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एन आईपीओ। और तीसरी और आखिरी चीज क्या आ गई हमारी यहां पे? जनरल कंडीशंस फॉर आईपीओ। तो आईपीओ को लेकर तीन चीजें क्लियर। ओके, सिमिलरली तीन चीजें आपको एफपीओ के लिए पढ़नी होती है बट लाइफ काफी आसान हो जाती है। यहाँ पे एफपीओ, एंटिटी इज नॉट एलिजिबल टू गो फॉर एन एफपीओ। पहले दो पॉइंट सेम, एक ऐसा कंपनी इशुअर प्रमोटर डायरेक्टर हुआ डिबार्ड, या फिर सेकंड पॉइंट इशुअर प्रमोटर डायरेक्टर डिबार्ड नहीं है, एक कंपनी विच इज डिबार्ड, इसका जो प्रमोटर डायरेक्टर है वही हमारी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर है, तो आप भी एफपीओ नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर विलफुल डिफॉल्टर है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ये चार पॉइंट्स एज इट इज कॉपी पेस्ट की आईपीओ से, तो इस केस में आप एफपीओ भी नहीं कर सकते। फिर आता है आपका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो एक ही एलिजिबिलिटी है, आईपीओ में चार थी, एफपीओ में एक है, वो भी वहीं से कॉपी पेस्ट की गई है। इफ यू हैव चेंज योर नेम इन प्रीसीडिंग 1 ईयर देन एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू शुड बी जनरेटेड फ्रॉम द एक्टिविटी सजेस्टेड बाय न्यू नेम। खत्म हो गई बात। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी बात है जो आप सबको अच्छे से याद है, ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी नॉर्म। कि अगर मान लीजिए आप आईपीओ कर रहे हैं या आप एफपीओ कर रहे हैं लेकिन ये चार कंडीशन या फिर ये एक कंडीशन को आप कंप्लाई नहीं कर सकते, तो देन यू हैव ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कि आप ऑल्टरनेटिवली भी लिस्ट कर सकते हो, ऑल्टरनेटिवली भी सिक्योरिटीज को इशू करके लिस्ट कर सकते हो। द रिक्वायरमेंट वुड बी, द इशू विल बी इन व्हाट फॉर्म, इन व्हाट, मेरे से पहले बोलना है, द इशू विल बी इन बुक बिल्डिंग फॉर्म, द इशू विल बी इन बुक बिल्डिंग फॉर्म। बुक बिल्डिंग फॉर्म में होगा along with you to allot how much to whom, you have to allot 75% of the issue to qualified institutional buyer। तो अगर ये दो कंडीशन को कंप्लाई करते हैं दैट इज एन ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी। कि अगर आप ये चारों कंडीशन को आईपीओ में कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये एक कंडीशन को एफपीओ में कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कर सकते हैं इफ एट ऑल आपके पास ये ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दैट इज द इशू इज थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड एंड यू आर अलॉटिंग एटलीस्ट 75% टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। चलिए, तो ये हो गया एफपीओ का। एफपीओ में भी जनरल कंडीशन से सेम है। जनरल कंडीशन ऑफ एफपीओ क्या आपने इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देनी है, आपके डीमैट के साथ, आपके डिपॉजिटरी के साथ में एग्रीमेंट हो चुका है कि जो भी सिक्योरिटी इशू कर रहे हो डीमैट में करेंगे, प्रमोटर के सारे डीमैट फॉर्म में है, उसके बाद में आपके फुल्ली पेड अप है या फिर फोरफीट कर दिया अपनी सिक्योरिटीज को, उसके बाद में वही 75% वाला रूल और 25% वाला रूल। ये 75% जो है ना वो फर्म अरेंजमेंट होना चाहिए थ्रू वेरीफाइबल मींस, और 25% आप मैक्सिमम 25% आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के नाम पे रख सकते हैं। सॉर्टेड। फिर आती है एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब समझाने की कोशिश की, मैंने कहा था एग्जीक्यूटिव के रेफरेंस में मत जाइएगा। गिव मी अ सेकंड। चलिए, एग्जीक्यूटिव कंडीशन में जाइए, यहां पे फोकस करें। यहां पे आपके मॉड्यूल ने कह दिया ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या हो गया। जनरली कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, बट यहां पे क्या कंपनी ने ऑलरेडी सिक्योरिटीज इशू कर दी है टू शेयर होल्डर,
शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर का बहुत सारे शेयर्स है और ये चाहते हैं कि अपने शेयर्स को सेल करें पब्लिक को, ऑफर फॉर सेल, जैसे कि जोमेटो में हुआ था। जोमेटो का जो आईपीओ आया था, उस आईपीओ के अंदर, उस आईपीओ के साथ में ऑफर फॉर सेल भी था। बहुत कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की एक एंटिटी थी, उसने, एक कंपनी थी, उसने अपने शेयर्स भी सेल किए थे पब्लिक को। तो offer for sale is nothing but company has issued securities to someone and the selling shareholder has already held the security for 1 year। अभी आप आगे पढ़ोगे 1 ईयर की कंडीशन होती है, तो इस व्यक्ति ने 1 साल तक उस सिक्योरिटीज को होल्ड भी करके रखा है और उसके बाद में ये व्यक्ति अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक को बेच रहा है ऑन अ वेरी लार्ज लेवल, दैट इज नोन एज ऑफर फॉर सेल। So then when an existing shareholder who's known as selling shareholder on a very large scale is selling his shares to public also, that is also offer for sale। जनरली पब्लिक इशू के साथ में होता है, ठीक है। फिर क्या एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या सुनना, पहली कंडीशन शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। आप ऑफर फॉर सेल में वही शेयर्स दे सकते हो विच आर फुल्ली पेड अप, वंडरफुल। सेकंड देखो, सेलिंग शेयर होल्डर मस्ट बी होल्डिंग सच सिक्योरिटीज फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। सेलिंग शेयर होल्डर उन सिक्योरिटीज को कम से कम 1 साल के लिए होल्ड करके बैठा है। बहुत आसान है। तो शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप एंड वो कम से कम 1 ईयर तक उसको होल्ड करके बैठा है। फर्दर क्या लिखा है इसके अंदर, कुछ एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन है। पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या कि अगर इफ द सेलिंग शेयर होल्डर वाज होल्डिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और डिपॉजिट रिसीट, द पीरियड ऑफ 1 ईयर will include the holding of convertible security or deposit receipt। तो मेरे पास अगर डीआर था या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी था तो वो भी 1 ईयर के अंदर काउंट किया जाता है। मतलब मैंने 3 मंथ्स डीआर के फॉर्म में होल्ड किया है तो मेरा 1 ईयर में से 3 मंथ्स डिडक्ट हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने जो सेलिंग शेयर होल्डर ऑफर फॉर सेल में उसने 1 ईयर तक सिक्योरिटी को होल्ड करके रखना है, उसमें डीआर या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्ड किए तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट, इफ द सिक्योरिटीज आर स्टिल कन्वर्टेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि अभी भी सिक्योरिटी कन्वर्ट नहीं हुई है तो आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का ऑफर फॉर सेल थोड़ी कर सकते हैं। आपको तो इक्विटी शेयर का ऑफर फॉर सेल करना है, तो आपने जब ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल किया है तब तक वो कन्वर्टेबल है। तो ये क्या कह रहे हैं, रुको, जब तक आपका फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने वाले हो उसके पहले तो सिक्योरिटी कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इफ द सिक्योरिटीज आर स्टिल कन्वर्टेबल एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इट हैज टू बी कन्वर्टेड बिफोर फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट। इट हैज टू बी कन्वर्टेड बिफोर फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट। फुली डिस्क्लोज का मतलब क्या है, और ये फैक्ट आपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज करना हो। इजी। फिर आता है आपका एक्सेप्शन नॉन एप्लीकेबिलिटी। ये नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करें कि ये जो 1 ईयर का रूल है कब अप्लाई नहीं करेगा, कि अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, कॉर्पोरेशन है, एसपीवी है, इंगेज्ड इन इंफ्रा, इनमें से कोई भी लोग अगर इंफ्रा में इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, एसपीवी अगर इंफ्रा में इन्वॉल्व हैं तो उनके ऊपर 1 ईयर होल्ड करने का रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स हु गॉट द शेयर्स अंडर स्कीम अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपका कोई मान लीजिए इन कोर्ट या इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल या फिर इन लिeu ऑफ बिजनेस और कैपिटल हेल्ड मोर देन 1 ईयर। मेरे पास कोई बिजनेस है, कोई कैपिटल था 1 साल से ज्यादा, उसको उसके बदले में कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने कंपल्सरीली सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे शेयर्स को अक्वायर मुझसे लेकर और मुझे शेयर्स दिए अंडर स्कीम और अरेंजमेंट मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी कोर्ट और एनी ट्रिब्यूनल, जिसके अंदर मेरे पास बिजनेस था, मेरे पास कोई कैपिटल थी फॉर मोर देन 1 ईयर, वो लेके मुझे शेयर्स दे दिए हैं, तो मुझ पे भी 1 ईयर का कंडीशन कंप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज़ पहले से मैं बिजनेस तो 1 ईयर तक होल्ड करके बैठा था ना। नेक्स्ट, फॉर बोनस शेयर्स पे अप्लाई नहीं करें। फॉर बोनस शेयर्स वेयर द प्रिंसिपल शेयर्स वर हेल्ड फॉर 1 ईयर सब्जेक्ट टू बोनस शेयर्स वर इशूड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम, बोनस शेयर्स वर नॉट इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑन रियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अगर बोनस शेयर्स इन दो से के आउट ऑफ इशू नहीं हुए हैं, बोनस शेयर्स फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से इशू है, तो बोनस शेयर्स पे भी अप्लाई नहीं होगा। तो बोनस शेयर्स वेयर द प्रिंसिपल शेयर्स फॉर हेल्ड फॉर 1 ईयर, कि प्रिंसिपल शेयर 1 ईयर के लिए होल्ड कर चुके हैं, अब नए बोनस शेयर आए तो इस पे फ्रेश 1 ईयर का लॉक इन आएगा क्या, फ्रेश 1 ईयर तक होल्ड करना पड़ेगा क्या ऑफर फॉर सेल में देने के लिए? नहीं। एग्जांपल, आई एम अ पर्सन, आई एम होल्डिंग शेयर्स फॉर 1.5 ईयर्स। अब मैं मेरे शेयर्स ऑफर फॉर सेल में दे सकता हूं कि दे सकता हूं। 1 महीने पहले ही उन शेयर्स पे मुझे बोनस शेयर मिला है, तो क्या मैं बोनस शेयर भी ऑफर फॉर सेल में दे सकता हूं? दे सकता हूं। बोनस शेयर्स पे अलग से 1 ईयर का लॉक इन नहीं आएगा। प्रिंसिपल शेयर्स का 1 ईयर हो चुका है क्या? हाँ, तो यहां पे बोनस शेयर्स का भी लगेगा, चलेगा, प्रोवाइडेड इट हैज कंप्लाइड विद दिस कंडीशन। एक्सप्लेनेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ द कंपनी इज इन पार्टनरशिप एलएलपी डिवीजन, ये तो ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ये एक छोटा सा पॉइंट कहां पे आता है आगे एक्सप्लेनेशन में, जहां पे हमने कहा था ना 15 करोड़ का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, वहां पे एक छोटा सा पॉइंट है कि मान लीजिए हमारी कंपनी है, वो किसी एलएलपी से कन्वर्ट हुई है, उसका कोई डिवीजन था, पहले एक बड़ी कंपनी का एक डिवीजन था, वो एक डिवीजन से कन्वर्ट होकर कंपनी बनी है, पहले पार्टनरशिप तब कंपनी बनी है, तो क्या पुराने प्रॉफिट कंसीडर किए जाएंगे? तो बोले कर सकते हैं, अगर कंपनीज एक्ट के सारे डिस्क्लोजर दिए हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको कंफर्म कर देता है, सर्टिफाई कर देता है कि उन्होंने शेड्यूल 3 के सारे डिस्क्लोजर दिए हैं, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय आईसीएआई इन्होंने कंप्लाई किए हैं, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डूइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर ये सब पॉइंट्स कंप्लाई हो जाते हैं, क्या आपने कंपनी सेक्ट के सारे डिस्क्लोजर दिए, आपने शेड्यूल 3 के सारे डिस्क्लोजर दिए, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया, और साथ ही साथ आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके जो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करते हैं, अगर ये सारी कंडीशंस कंप्लाइड हैं, तो आपकी पुरानी पार्टनरशिप, एलएलपी, डिवीजन, उनके भी प्रॉफिट्स आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके।
यहां पे हमारे 5 टॉपिक खत्म होते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? पहले आईपीओ टाइप्स ऑफ इशू, ठीक है, आईपीओ एफपीओ, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा आईपीओ के लिए 3 चीजें कि कौन कौन सी एंटिटीज को आईपीओ अलाउड नहीं है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, जनरल कंडीशंस क्या है, फिर सेम 3 चीजें हमने एफपीओ के बारे में पढ़ी, फिर हमने ऑफर फॉर सेल के बारे में पढ़ा, और यहां पर हमने 6 पॉइंट पे इशू ऑफ वारंट। अब थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, फोकस करना। इशू ऑफ वारंट, इशू ऑफ वारंट के अंदर क्या दिया है? क्या एक कंपनी वारंट इशू कर सकती है? ऑफ कोर्स, व्हाट इज वारंट? वारंट एक ऐसी सिक्योरिटी, वारंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक सिक्योरिटी के साथ में दिया जाता है। वारंट इज नॉट अ सिक्योरिटी बट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिक्योरिटी। तो वारंट को लेकर कुछ रूल्स है क्या? वारंट का टेन्योर कभी भी 18 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक सिक्योरिटी के साथ एक से ज्यादा वारंट भी हो सकते हैं। वारंट पे जब कन्वर्ट होगा, आपके पास वारंट है मतलब इसके बदले में आपको इक्विटी शेयर मिलने वाला है, तो ये जो इक्विटी शेयर मिलेगा उसका कन्वर्जन प्राइस क्या रहेगा, ये अपफ्रंट डिसाइड हो जाना चाहिए, अपफ्रंट डिसाइड हो जाना चाहिए, और एटलीस्ट उसका 25% शुड बी कलेक्टेड आल्सो अपफ्रंट। तो आज वारंट है जिसके तहत मुझे रिलायंस के शेयर्स मिलने वाले 1500 में, तो वो 1500 का अमाउंट अपफ्रंट डिसाइड होना चाहिए, और इस 1500 का 25% मुझे अपफ्रंट देना होगा, ठीक है। फिर ड्यू डेट आएगी विच हैज टू बी विद इन 18 मंथ्स। मान लो 1 ईयर के बाद ड्यू डेट आई कि यहां पे आई कैन कन्वर्ट एट 1500, तो 1500 में कन्वर्ट कर रहा हूं, 25% पहले दे चुका हूं, मुझे सिर्फ 75% देना है और मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैंने उस ड्यू डेट से 3 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट नहीं करा है तो फोरफीट हो जाएगा मेरा 25% पहले का डिपॉजिट किया हुआ पैसा। तो जो मैंने पहले से 25% डिपॉजिट किया था वो पूरा का पूरा फोरफीट हो जाएगा। अगर मुझे फाइनल अमाउंट की ड्यू डेट थी जब मुझे रिमेनिंग बैलेंस 75% पैसे देके कन्वर्ट कराना था, उससे 3 मंथ्स के अंदर अगर मैंने कन्वर्ट नहीं कराया तो बैलेंस पहले पे किया हुआ 25% हो जाएगा फोरफीट। बेसिक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ वारंट्स। फिर आता है आपके 7 और 8 2 पॉइंट। कौन कौन से? फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट। ये दोनों को हमने समराइज किया था बहुत प्यार से एक चार्ट के अंदर। 100% फोकस मुझे चाहिए हर एक व्यक्ति का यहां पे फोकस करना। क्या पढ़ा था हमने यहां पे? कंपनी और मर्चेंट बैंकर, स्टेप वाइज आना। स्टेप 1 क्या है? कंपनी के बिहाफ पे उसका लीड मैनेजर मर्चेंट बैंकर स्टेप 1 गिव्स ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट की 3 कॉपी अलोंग विद फीस टू सेबी। क्लियर है? तो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की 3 कॉपीज अलोंग विद फीस सेबी को दी जाती है। ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ में सर्टिफिकेट होता है, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट होता है, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। सो ये ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की 3 कॉपीज अलोंग विद फीस सेबी को दिया गया, ठीक है। स्टेप 1 साथ ही साथ ऊपर देखो स्टेप 1 ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट अलोंग विद ऑल द डिटेल्स हैज टू बी आल्सो गिवन टू स्टॉक एक्सचेंज। स्टार टू तो यहां पे आप जाओगे तो स्टार 2 आपको नोट्स के अंदर यहां पे दिखेगा, देखो स्टार 2 कि आपको स्टॉक एक्सचेंज को साथ में क्या क्या डिटेल्स देने हैं। तो आपको सारी डिटेल्स देने हैं कि मान लीजिए आप इंडिविजुअल्स हैं, उसके बाद में या फिर नंबर ऑफ प्रमोटर इंडिविजुअल्स एंड पैन, बैंक अकाउंट नंबर, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर इक्विवेलेंट एंड द एड्रेस ऑफ आरओसी विद द प्रमोटर इज रजिस्टर्ड वेयर द आरओसी प्रमोटर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर आपका प्रमोटर इंडिविजुअल है तो उसके पैन वगैरह डिटेल्स देने, अगर वो कंपनी है प्रमोटर आपका तो उसके पूरे आरओसी की डिटेल्स देने, तो आपको अपने सारे डिटेल्स भी देने स्टॉक एक्सचेंज को अलॉन्ग विद ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। स्टेप 1 में अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है आपने। स्टेप 1 में आपने इतना सा पढ़ा है कि कंपनी को ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट देना है सेबी को, और कंपनी को साथ ही साथ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट देना है स्टॉक एक्सचेंज को भी। सो कंपनी हैज टू गिव अ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू सेबी, कंपनी हैज टू गिव अ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज के साथ में डिटेल्स देने हैं और सेबी को हमें साथ में देनी है फीस वगैरह। तो कंपनी ने सेबी को भी देना है, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज को भी देना है, दे दिया। स्टेप 2 कंपनी को पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, 1 इंग्लिश 1 हिंदी एंड 1 रीजनल न्यूज़पेपर में आपका पूरा कि हमने इस प्रकार से पूरा ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे दिया। तो एक पब्लिक अनाउंसमेंट देना है आपको स्टेप 2 के अंदर, ठीक है। स्टेप 1 में देखो ड्राफ्ट ऑफ, अभी स्टेप 1 में एक और चीज है। स्टेप 1 में क्या था? ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट पे भी अपलोड करना है, तो ठीक है। स्टेप 1 में ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी को दे दिया अलॉन्ग विद फीस, स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्स, एंड साथ में हमने हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया। अपलोड ऑन वेबसाइट ऑफ इशूअर स्टॉक एक्सचेंज मर्चेंट बैंकर टू इनवाइट कमेंट्स फ्रॉम पब्लिक। मिनिमम 21 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है पब्लिक को, मिनिमम 21 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है पब्लिक को, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर हमने पब्लिक अनाउंसमेंट भी दे दिया कि हमने हमारा ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे लगा दिया है, आप अपने कमेंट्स दे सकते हो गया। स्टेप 3 में पब्लिक कमेंट्स दे रहा है, स्टेप 3 में पब्लिक हमें कमेंट्स दे रहा है। स्टेप 4 में ये जो पब्लिक के कमेंट्स हैं और हमको चेंजेस करना चाहते हैं, ये सब हम दे रहे हैं सेबी को। स्टेप 4 में जो भी पब्लिक के कमेंट्स है और हमारे इसमें कुछ भी चेंजेस करने तो वो हम सब दे रहे हैं सेबी को। सेबी अपने कमेंट्स से ऑब्जर्वेशन दे रहा है विद इन 30 डेज। सेबी अपने कमेंट्स और ऑब्जर्वेशन दे रहा है विद इन 30 डेज टू कंपनी। स्टार 1 ये बता रहा है कि सेबी के 30 डेज कहां से स्टार्ट होते हैं। तो ये पूरे नोट्स में जो ये पॉइंट लिखे ना, यहां से आपके सेबी के 30 डेज स्टार्ट होते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमने दिया उसको वहां से 30 डेज स्टार्ट होंगे, लेकिन उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो हमने जब सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दिया वहां से 30 डेज स्टार्ट होंगे। मान लीजिए हमने इन प्रिंसिपल एप्लीकेशन नहीं दिया था, जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था आया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल आया है, वहां से 30 डेज स्टार्ट होंगे। तो ऐसे 30 डेज स्टार्ट होने के अलग अलग समय है, वहां से टाइम पीरियड है कि इन चारों में से जो भी लास्ट डेट है वहां से सेबी का 30 डेज स्टार्ट होता है। इन चारों में से जो लास्ट डेट है वहां से सेबी का 30 डेज स्टार्ट होता है। ओके,
ये हो गया। तो हमने सेबी को दे दिया कि ये पब्लिक के कमेंट्स आए। सेबी हमें फाइनल ऑब्जर्वेशन दे देगा चेंजेस क्या करने या नहीं करने स्टेप 5 के अंदर। स्टेप 5 में आ गया, उसके बाद स्टेप 6 में अब हमारा जो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट तो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बन चुका है। अब हमारा ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बन चुका है, तो हमने क्या करना है, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना है। और ये हमारा जो ऑफर डॉक्यूमेंट है स्टेप 6 के अंदर हम ऑफर डॉक्यूमेंट को दे देते हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द चेंजेस टू आरओसी स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। और साथ ही स्टेप 6 के एक और है कि ऑफर डॉक्यूमेंट हमारी वेबसाइट पे और लीड मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट पे भी अपलोड कर देते हैं। तो हमारे जैसे ही चेंजेस आ गए हमने ये सब करके आगे बढ़ गए और हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का जो ऑफर डॉक्यूमेंट बन चुका है ये हमने सेबी को दे दिया, स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया, हमने आरओसी को दे दिया रजिस्टर करने के लिए। दिस इज नोन एज फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। और साथ में हमने हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया। आई होप यू आर ऑल विथ मी, डिफिकल्ट नहीं है। सो दिस इज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट। ये आपका 7th और 8th को सब्सटैंशियली कवर कर लेता है। दिमाग में बैठा होना चाहिए, एक और बार बोल रहा हूं, पूरा दिमाग में बैठा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कभी भी अगर कोई भी इशू है उसका मर्चेंट बैंकर उसका लीड मैनेजर जो है वो सबसे पहले क्या करेगा, स्टेप 1 इज व्हाट, अपना ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी को देना अलॉन्ग विद फीस, स्टॉक एक्सचेंज को देना अलॉन्ग विद ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज उनके साथ में। उसके बाद में ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे भी अपलोड कर देना, ठीक है। स्टेप 2 न्यूज़पेपर में देना कि हमने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, पब्लिक प्लीज अपने कमेंट्स दो। फिर पब्लिक कमेंट्स देगी स्टेप 3 में। स्टेप 4 में ये जो कमेंट्स है पब्लिक के साथ में कुछ हम चेंजेस करना चाहते हैं ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये हमें देना होता है सेबी को, ठीक है। सेबी विद इन 30 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर ऑफ दोस 4-5 पॉइंट्स, वहां से सेबी हमको रिप्लाई करती है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन है या नहीं है, उस 30 डेज में कर सकती है। 30 डेज अगर एक्सपायर हो गए फिर सेबी नहीं कर सकती। 30 डेज में सेबी ने बता दी ये चेंजेस है। अब हमें वो चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करके हमारा फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना है। स्टॉक एक्सचेंज सेबी को भी एक कॉपी दे देते हैं, हम आरओसी को दे देते हैं, हमारे वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। दिस इज आवर फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। चलिए दिस वाज पॉइंट नंबर 7 एंड 8। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है आसबा। आसबा में कुछ दम की बात नहीं, इतनी सी बात कह रहे हैं कि आप चाहें तो आसबा की फैसिलिटी भी दे सकते हैं। आप चाहें तो आसबा की फैसिलिटी भी दे सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी एप्लीकेंट जो भी व्यक्ति अप्लाई कर रहा है वो आसबा के थ्रू अप्लाई कर सकता है, जिसके अंदर उसको पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, कि वो उसके सिर्फ बैंक के अंदर पैसे को ब्लॉक करेगा और उसके आईपीएफपी के अंदर एप्लीकेशन आ जाती है। अगर उसको हम शेयर्स अलॉट करते हैं तो ही उसका पैसा बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर आता है, लेकिन अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो कुछ भी पैसा उसके बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं होता। आज की तारीख में सब केस आसबा के चल रहे हैं। फिर आता है पॉइंट नंबर 10 सिक्योरिटी डिपॉजिट। बेहतरीन पॉइंट है, आप जब भी आईपीएफपीओ कर रहे हैं आपको 1% ऑफ योर इश्यू साइज 1% ऑफ योर इश्यू साइज जो है वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आईपीएफपी के टाइम पे आपको 1% ऑफ इश्यू साइज आपको डिपॉजिट करना होगा स्टॉक एक्सचेंज के पास। सब फॉर्मेलिटीज होने के बाद वापस रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी फॉर्मेलिटी का वायलेशन किया तो ये क्या करेंगे, आपके पैसे को जब्त कर लेंगे बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इश्यू। इश्यू ओपन होने के पहले आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे 1% पैसा जमा करवाना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। 10th 11th आता है उसके बाद में ओपनिंग ऑफ द इशू। ओपनिंग ऑफ द इशू इज वेरी इजी। क्या कह रहे हैं, इशू कब ओपन होगा, मतलब आपका इशू ओपन कब होगा। आपने पब्लिक इशू का प्लान कर दिया है, आपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देखी, ये सब चीजें सेबी को दे दिया, सेबी के ऑब्जर्वेशन आ गया। अब इशू कब ओपन होगा, मतलब व्हेन पब्लिक कैन अप्लाई। देखो क्या लिखा है, इशू मस्ट ओपन within 12 months from the date of receipt of observation from SEBI। सेबी ने जिस दिन आपको ऑब्जर्वेशन दे दिए उसके 12 मंथ्स के अंदर इशू शुड ओपन। सेबी ने जिस दिन आपको ऑब्जर्वेशन दे दिए उसके 12 मंथ्स के अंदर इशू शुड ओपन, बट इशू शुड ओपन आफ्टर 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफर डॉक्यूमेंट विद आरओसी। आपने हमारा लास्ट स्टेप में ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी को दिया था, ऊपर हमने पढ़ा था ऑफर डॉक्यूमेंट के लास्ट स्टेप क्या था, फाइल इट विद आरओसी स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। आपने जब आरओसी का फाइल किया उसके 3 दिन बाद आप इशू को ओपन कर सकते हो, लेकिन वो विद इन 12 मंथ्स ओपन होना चाहिए। तो इस टाइम पीरियड में कभी भी इशू ओपन हो सकता है आफ्टर 3 days फ्रॉम फाइलिंग इट टू आरओसी एंड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑब्जर्वेशन। इस बीच आपका फाइल होगा। तो देखो कैसे मैंने डायग्राम से आपको बताया था रेगुलर बैच के टाइम पे कि सेबी का ऑब्जर्वेशन कब होगा, ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी का फाइल की उसके 30 days के बाद और सेबी के ऑब्जर्वेशन आने के 12 मंथ्स के अंदर इस रेड पीरियड में इशू मस्ट ओपन। इस रेड पीरियड में इशू मस्ट ओपन, उसके बाद में इशू ओपन नहीं हो सकता, आपको पूरी फॉर्मेलिटी वापस करनी होती है। दैट इज टॉपिक नंबर 11। टॉपिक नंबर 12 आता है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग में कुछ खास आपको बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। ये अंडर राइटिंग में कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं है। इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग इशू, बुक बिल्डिंग इशू के अंदर क्या होता है, लीड मैनेजर एंड आपके सिंडिकेट मेंबर्स मस्ट अंडर राइट द इशू, ठीक है। जो पब्लिक इशू कंपोनेंट है लीड मैनेजर और मर्चेंट सिंडिकेट मेंबर्स को अंडरराइट करना होगा। इफ सिंडिकेट मेंबर फेल्स टू डू, लीड मैनेजर हैज टू अंडरराइट दी दो सिक्योरिटीज आल्सो। मतलब बेसिक रिस्पांसिबिलिटी लीड मैनेजर की है, पर चाहे तो और सिंडिकेट मेंबर्स को भी ला सकता है। अगर सिंडिकेट मेंबर्स नहीं कर पाए तो पूरा का पूरा लीड मैनेजर करने वाला है। नेक्स्ट ए अंडरराइटिंग टू बी मिनिमम 90% ऑफ द इशू साइज। जो आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसकी पूरी अंडरराइटिंग होनी चाहिए। लीड मैनेजर एंड सिंडिकेट मेंबर कैन नॉट अप्लाई इन द इशू एक्सेप्ट फॉर कंप्लाइंग विद द अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन। कि अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन को कंप्लाई करने के लिए आप शेयर्स ले सकते हो, बट अदरवाइज आप शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये लो परफेक्ट। इन केस ऑफ फिक्स प्राइस इशू अंडरराइटिंग एज पर सेबी आपका जो अंडरराइटिंग रेगुलेशन 1993 उसके हिसाब से होगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, ठीक है।
और उसके बाद में कैसा है, छोटा सा कंसेप्ट क्या है, एटलीस्ट 25% इशू साइज टू बी अलॉटेड टू पब्लिक। 25% इशू साइज जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नाम पे उनको पब्लिक को देना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ये क्या आगे के फर्दर पॉइंट बता रहा हूं, ओवर सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम कितना कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, मैक्सिमम आप 1% ओवर सब्सक्राइब कर सकते हो। 1 लाख का इशू है, आप 1,01,000 अलॉट कर सकते हो। तो अगर बहुत ओवर सब्सक्रिप्शन है, मैक्सिमम आप ओवर अलॉटमेंट कितना कर सकते हो, 1% का। और ये भी क्यों करते हैं हम जनरली, तो आपका राउंडिंग ऑफ का इशू आता है, इसलिए 1% की परमिशन दे रखी है। चलो, तो इसके नीचे देखा मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का होता है, 25% पब्लिक को देना जरूरी है, जो हमने पढ़ लिया। ओवर सब्सक्रिप्शन मैक्सिमम 1% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। वंडरफुल। फिर आता है आपका मॉनिटरिंग एजेंसी। अगर आपका इशू साइज 100 सीआर से ज्यादा है, अगर आपका इशू साइज 100 सीआर से ज्यादा है, तो आपको एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन या फिर एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अपनी मॉनिटरिंग एजेंसी बनानी होगी, जो देखेगा कि आपका इशू का जो पैसा आपने लिया है पब्लिक से, वो आप सही तरीके से यूज कर रहे हो नहीं। ये कब तक आपके ऊपर वॉच रखेंगे, कब तक, जब तक आपने जो इशू का पैसा लिया था 95% हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड। जब तक आपने 95% यूटिलाइज नहीं कर दिया, ये आपका वॉच रखेंगे। और ये क्वार्टरली रिपोर्ट बनाते हैं, ये हर एक क्वार्टरली रिपोर्ट बनाते हैं, इस क्वार्टर में आपने कैसे इशू को यूज किया है। सो मॉनिटरिंग एजेंसी कौन होता है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। अगर आपका इशू 100 करोड़ से ज्यादा तो ही ये कंसेप्ट आपके ऊपर अप्लाई करता है, अदरवाइज नहीं करता है। फिर आपको आपको क्वार्टरली रिपोर्ट देते रहेंगे। कब तक देते रहेंगे, जब तक आपके टोटल पैसे का 95% हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फिर आता है अलॉटमेंट प्रोसीजर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। इसको हमने बहुत डेप्थ में पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, अलॉटमेंट प्रोसीजर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। इसके अंदर चलिए, अलॉटमेंट प्रोसीजर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको याद दिलाता हूं। इसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था दैट आपका डिपेंड करता है कौन से टाइप का इशू, आप किसको इशू कर रहे हैं। जिसकी क्वालिफाइड बायर का होता है, एंकर इन्वेस्टर को अलग तरीके से होता है, आपका इशू जो होता है ना, आपका रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अलग तरीके से होता है। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से इशू होता है। तो हमने देखा जो नॉर्मली प्रो रेटा बेसिस पे होता है, नॉर्मली सबको अलॉटमेंट होता है प्रो रेटा बेसिस पे। एंकर इन्वेस्टर को अलॉटमेंट होता है किस बेसिस पे, डिस्क्रिशनरी बेसिस पे, अगर आपको एग्जीक्यूटिव का कुछ याद आ रहा है तो। और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अलॉटमेंट कैसा होता है, वो हमने यहां पे पढ़ने की कोशिश की थी। दैट रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को अलॉटमेंट हमने यहां पे पढ़ा था। रूल याद है क्या किसी को, द रूल वाज हर एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कितना मिलेगा, एक लॉट। हर एक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को एक लॉट मिलेगा। उसके बाद में अगर एप्लीकेशन बच जाती है तो फिर प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट होगा। सो हर एक को एक लॉट और बैलेंस होगा प्रो रेटा बेसिस पे। इसका हमने पूरा न्यूमेरिकल के साथ में देखा था, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। दैट इज द थिंग टू रिमेंबर, दैट हर एक व्यक्ति को मिलेगा एक लॉट और बैलेंस होगा प्रो रेटा बेसिस पे। दैट्स इट। और इसका न्यूमेरिकल 100% देख के जाना, इसका न्यूमेरिकल 100% देख के जाना है, ठीक है। फिर अलॉटमेंट रिफंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब टाइम पास है। अलॉटमेंट रिफंड में क्या है, इशू ओपन हो गया, इशू क्लोज हो गया। इशू क्लोज होने का दो ही ऑप्शन होता है, अलॉटमेंट हो गया, रिफंड होगा। इशू क्लोज होने का अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, लिस्टिंग का अप्रूवल भी मिल चुका है, तो अलॉटमेंट करोगे। इनमें से कोई भी चीज फेल हो गई तो रिफंड करोगे। अभी क्या कह रहे हैं सुनना, मान लीजिए अगर आपने टाइम पे रिफंड नहीं किया तो आप पे 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या होता है, जनरली स्टॉक एक्सचेंज आपकी लिस्टिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख के दिया था कि सिक्योरिटीज विल बी लिस्टेड एट एनएससी, इशू ओपन हो गया, इशू क्लोज हो गया, फिर स्टॉक एक्सचेंज ने डिनाई कर दिया, एनएससी ने कि हम आपको लिस्ट ही नहीं कर रहे, तो आपको उसके 7 दिन के अंदर, जब स्टॉक एक्सचेंज ने आपको रिजेक्ट किया ना, देखो क्या लिखा है, स्टॉक एक्सचेंज ने जिस दिन आपकी लिस्टिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, उसके 7 दिन के अंदर आपको रिफंड करना है पूरा पैसा विदाउट एनी इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप 7 दिन में रिफंड नहीं कर पाए, 8th डेज से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। इफ नॉट रीपेड विद इन द टाइम फ्रेम, रीपे विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 8th डे। बहुत अच्छी बात है। फिर आता है रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका जिस दिन पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लाई हो चुकी है, पूरी फॉर्मेलिटी हो चुकी है, तब वो पैसा रिलीज हो जाएगा और अब आप उसको यूज कर सकते हो। एडिशनल के अंदर भी पढ़ा था। और मान लो फॉर्मेलिटी कंप्लीट, लिस्टिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो आपको 7 दिन के अंदर रिफंड करना है। 7 दिन में रिफंड नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम पे। नेक्स्ट वर्ड प्राइसिंग। प्राइसिंग में लिखा है इश्यूअर विल डिसाइड द प्राइस। अगर फिक्स प्राइस मेथड है तो इश्यूअर कुछ भी रख सकता है। 10 रुपए फेस वैल्यू, 10,000 रुपए आपका मान लीजिए आपने रख दिया है इशू प्राइस। आप इशू प्राइस कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, फ्री हैंड है, या फिर आप बुक बिल्डिंग से डिटरमिन कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग के अंदर क्या लिखा है, बहुत इजी सा, आईसीआर अलाउज द फॉलोइंग। आईसीआर क्या क्या अलाउ करता है, फिक्स प्राइस मेथड है। अगर फिक्स प्राइस मेथड से आप इशू कर रहे हैं तो आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर, इंप्लॉइज को आप थोड़ा सा डिफरेंशियल प्राइसिंग पे दे सकते हैं, बट मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, 10%। अगर रेगुलर बुक बिल्डिंग हो रहा है तो आप एंकर इन्वेस्टर को कहते हैं डिस्काउंट नहीं दे सकते। अगर ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग हो रहा है तो इंप्लॉइज को डिस्काउंट दे सकते हैं, बट अगेन मैक्सिमम कितना, 10%। और अगर आपका कॉम्पोजिट इशू है, कॉम्पोजिट इशू इज द मिक्स ऑफ पब्लिक इशू एंड राइट इशू, तो वहां पे पब्लिक इशू प्राइस और राइट इशू प्राइस अलग हो सकती है, बट उसका लॉजिक आपको देना होगा। बहुत ही अच्छी बात है, दैट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। बहुत ज्यादा आसान चल रही है आपकी लाइफ। जस्ट थिंक अबाउट इट, 30 में से 20 टॉपिक्स हो चुके हैं मेन बुक के, फिर एडिशनल टॉपिक्स तो काफी आसान है, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं
प्राइस बैंड तो बाद में आएगा। प्राइस एंड प्राइस बैंड 21st टॉपिक, इसके अंदर क्या लिखा है? प्राइस एंड प्राइस बैंड। आप अगर फिक्स प्राइस इशू कर रहे हैं, अगर आप फिक्स प्राइस इशू कर रहे हैं तो आप प्राइस लिख के देते हैं। अगर आप बुक बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप प्राइस बैंड या फ्लोर प्राइस लिख के देते हैं। देखो क्या लिखा है, इफ द इशू इज फिक्स प्राइस, प्राइस टू बी डिस्क्लोज्ड इन ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इफ द इज बुक बिल्डिंग इशू है, बुक बिल्डिंग है, देन प्राइस बैंड या फ्लोर प्राइस, इन दोनों में से कोई भी एक चीज आप डिटरमिन कर सकते हैं, बता सकते हैं। इट हैज टू बी ईदर डिस्क्लोज्ड इन रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस, या तो आप रेड हेरेन प्रोस्पेक्टस में इसको डिस्क्लोज करेंगे, या फिर आप न्यूज़पेपर में कर सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर में कर रहे हैं तो 1 दिन पहले करोगे एफपीओ में और 2 दिन पहले करोगे फॉर आईपीओ। क्लियर है? यहां पे पहले 5 था, अब वो 2 हो चुका है। तो अगर आपको किसी बुक में कहीं 5 मिलता है उसको कट करके 2 ही करना है आपको। क्लियर है? उसके बाद में जो कैप प्राइस है, जो आपका कैप प्राइस है, कैप प्राइस भी कैन बी मैक्सिमम 120% ऑफ द फ्लोर प्राइस। तो अगर आप प्राइस बैंड दे रहे हो तो उसके अंदर आपने 2 प्राइस देनी है, अपर बैंड और लोअर बैंड। सो अपर बैंड कैन बी मैक्सिमम 120% ऑफ द लोअर बैंड। और ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो, दैट अपर बैंड इज नथिंग बट पतिदेव। वो पीछे पीछे घूमते हैं, पता चलता है कि अरे 100 है तो मैं 120 हो जाता हूं, आप 80 हो तो मैं उसका भी 120 हो जाता हूं, आप 50 हो तो मैं उसका 120 हो जाता हूं, आप जो भी उसका 120% हो जाएगा, मैक्सिमम हो सकता है अपर बैंड, दैट इज कैप। चलिए, दैट इज ऑल अबाउट प्राइस एंड प्राइस बैंड। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन भारी कंसेप्ट आता है, बहुत कुछ पढ़ा है हमने प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अंदर। चलिए 100% फोकस यहां पे। मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन सबसे पहले इन केस ऑफ आईपीओ, आईपीओ के अंदर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 20% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल, 20% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल। तो आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं, आपका जो भी कैपिटल इश्यू, आपका कैपिटल, उसका पोस्ट इश्यू कैपिटल 20%, इतना प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन केस ऑफ आईपीओ। मतलब आज ये कंपनी नई नई लिस्टों के पब्लिक इश्यू कर रही है, तो जो भी इसका पोस्ट इश्यू कैपिटल है 2000 करोड़ है, उसका 20% प्रमोटर के पास होना चाहिए। अगर वो एफपीओ है तो 20% ऑफ प्रपोज्ड इश्यू और 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल, 20% ऑफ प्रपोज्ड इश्यू, 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। अगर मैं लॉ मेकर होता तो यहां पे भी सिर्फ 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल लिख देता, बट मैं लॉ मेकर नहीं हूं और आपकी कॉपी चेक अभी तो सजेस्टेड आंसर में यही लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ आईपीओ 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल, इन केस ऑफ एफपीओ 20% ऑफ प्रपोज्ड इश्यू और 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंपोजिट इश्यू 20% ऑफ प्रपोज्ड इश्यू और 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। सेम एक्सक्लूडिंग राइट इश्यू कंपोनेंट, एक्सक्लूडिंग राइट इश्यू कंपोनेंट, बिकॉज़ राइट इश्यू कंपोनेंट पे कुछ भी आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये डेप्थ में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कुछ भी शॉर्टफॉल हो रहा है, देन एआईएफ, वीएफसीआई, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी कैन कंट्रीब्यूट, बट प्रमोटर हैज टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 10%। तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के शॉर्टफॉल को ये लोग कवर कर सकते हैं, वो भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में काउंट किया जाएगा, लेकिन प्रमोटर को कम से कम 10% तो खुद से ही करना है, 10% की मदद ले सकता है, बिकॉज 20% ओवरऑल है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, केस 1, इफ द कंपनी इज इशूइंग कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रमोटर इज कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन थ्रू कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। अगर कंपनी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है और प्रमोटर ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट खरीद के मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को कंप्लाई कर रहा है, एंड द कन्वर्जन प्राइस इज नॉट गिवन, कन्वर्जन प्राइस नहीं दिए, क्या याद आ रहा है पॉइंट? प्रमोटर हैज टू गिव एन अंडरटेकिंग कि वो जो भी प्राइस कंपनी बोलेगी उस पे कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करने वाला है। ठीक है? If the company is issuing convertible instrument and the promoter is complying the requirement of minimum promoter contribution through equity shares, कंपनी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है बट प्रमोटर इक्विटी शेयर से कंप्लाई कर रहा है, द प्राइस एट विच प्रमोटर इज गेटिंग द शेयर शुड नॉट बी लोअर देन द वेटेड एवरेज कन्वर्जन प्राइस। कन्वर्जन जिस प्राइस पे हो रहा है उससे कम पे प्रमोटर को नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट, वेयर देयर आर नो इक्विटी शेयर्स एंड द कंपनी इज मेकिंग आईपीओ ऑफ कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर ही नहीं है, आईपीओ कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी से हो रहा है, प्रमोटर हैज टू ब्रिंग इन 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, बिकॉज यहां पे प्रमोटर बोलते हैं मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आऊंगा बिकॉज कुछ इक्विटी शेयर ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, प्रमोटर को 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट अपने जेब से लाना होगा। इसमें बहुत समय दिया था हमने रेगुलर बैच में। नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज है मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए बिल्कुल इनएलिजिबल हो जाती है। कौन कौन सी? सिक्योरिटीज एक्वायर्ड इन प्रीसीडिंग 3 इयर्स, अगर पिछले 3 सालों में आपने कोई भी सिक्योरिटी एक्वायर की है बाय कंसिडरेशन अदर देन कैश प्लस बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो अगर एक प्रमोटर ने पिछले 3 सालों में कोई भी सिक्योरिटी एक्वायर की अदर देन कैश, कैसे मिली थी? बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और कैपिटल। यस पीपल, चलिए या सो मैं शुरू से लेता हूं। सिक्योरिटीज इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, वापस से फ्लो को पकड़ेंगे। आपने क्या करना है? आपने मुझसे पहले बोलते जाना है। मैं कोई भी टॉपिक को बोल रहा हूं तो आपको कोशिश करना है कि आप मुझसे पहले बोलने की कोशिश करें कम से कम, ठीक है? तो जितनी जगह पे आप बोल पाएंगे उतनी जगह पे अच्छा रहेगा, अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए बेहतरीन काम आने वाला है। सिक्योरिटीज इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, तो अगर मान लीजिए एक प्रमोटर ने पिछले 3 सालों में कोई भी सिक्योरिटी को एक्वायर किया फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बाय व्हाट? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट इस तरह से एक्वायर किया तो दैट इज इनएलिजिबल फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। फर्दर इफ एट ऑल पिछले 3 सालों में अगर प्रमोटर ने एक्वायर किया है बाय वे ऑफ बोनस शेयर एक्वायर्ड, बोनस शेयर एक्वायर किए बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और फ्रॉम शेयर्स व्हिच वर इनएलिजिबल। मेरे सिक्योरिटीज इनएलिजिबल थे, उनके कारण अगर मुझे बोनस शेयर्स मिले तो बोनस शेयर्स भी इनएलिजिबल रहेंगे। फर्दर सिक्योरिटीज एक्वायर्ड इन प्रीसीडिंग 1 ईयर
बाय प्रमोटर, एआईएफ, एफवीसीआई, सेबी, आपका कोई भी वापस कनेक्शन में इशू आ रहा है। चलिए हम फोकस करते हैं। सो सिक्योरिटीज एक्वायर्ड विद इन लास्ट ईयर बाय प्रमोटर, एआईएफ, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्होंने कोई भी सिक्योरिटी पिछले एक साल में अगर एक्वायर किए हैं एट अ प्राइस लोअर देन आईपीओ प्राइस, आईपीओ से कम प्राइस पे अगर कोई सिक्योरिटी एक्वायर की प्रमोटर ग्रुप ने, तो वो भी मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कंप्लीटली इनएलिजिबल रहेंगी। एक्सेप्शंस टू पॉइंट टू, मतलब पॉइंट टू के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं कि मतलब उन केसेस के अंदर अगर आपने सिक्योरिटी आईपीओ प्राइस से कम पे भी एक्वायर की है तो भी चलेगा। क्या एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन टू सेकंड पॉइंट, इफ द प्रमोटर ग्रुप ब्रिंग इन द डिफरेंशियल अमाउंट, अगर वो डिफरेंशियल अमाउंट लाने के लिए रेडी है, इफ दे हैव बॉट इन फॉर अ लेसर प्राइस एंड दे आर रेडी टू ब्रिंग इन द डिफरेंशियल अमाउंट, दैट इज ओके। नेक्स्ट इज द शेयर्स आर एक्वायर्ड बिकॉज ऑफ अ स्कीम बाय हाई कोर्ट, ये जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल अप्रूव करता है, तो स्कीम अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट इन लिeu ऑफ बिजनेस सिक्योरिटीज व्हिच आर इन एक्जिस्टेंस फॉर मोर देन 1 ईयर, सिमिलर लाइक वी रेड अर्लियर। IPO by government company, statutory authority, corporation, SPV engaged in infra sector, इन सबको अलाउड है, इन सबको अलाउड है। नेक्स्ट थर्ड, if the issuer is formed by merger amalgamation of firm LLP and management has not changed, if the issuer has been formed by merger amalgamation of firm or LLP and the management has not changed for raising funds, issuer has issued shares in preceding 1 year to promoter AIPs at a price lower than the issue price, तो भी वो चलेगा। and securities pledged with creditors, ये भी exception। ये क्या पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? ये चार 1, 2, 3 and 4, these 4 securities are ineligible, these 4 securities are ineligible, प्रीसीडिंग 3 इयर्स में आपने एक्वायर की है फॉर दिस और दिस पर्पस, इनएलिजिबल। आपने पिछले एक साल में आईपीओ से कम प्राइस पे किया है, इनएलिजिबल। आपने ये मर्जर वगैरह फर्मो एलएलपी से आप हुए हैं एंड मैनेजमेंट हैज नॉट चेंज, और आपने एट अ लोअर प्राइस किया था, लोअर प्राइस एंड इशू प्राइस में पिछले एक साल में एक्वायर किया है, इनएलिजिबल। वो जो सिक्योरिटी हुई प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए इनएलिजिबल है, और आपकी सिक्योरिटी जो आपके पास है प्रमोटर के पास, उन्होंने प्लेज कर दी है, तो वो प्लेज्ड सिक्योरिटी भी इनएलिजिबल हो जाएगी। अनएंकम्बर्ड सिक्योरिटी होना चाहिए और एक फेयर प्राइस पे मिलना चाहिए। तो ये 4 सिक्योरिटीज आर इनएलिजिबल फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। फिर आता है मिनिमम ऑफर टू पब्लिक एंड रिजर्वेशन। तो मिनिमम ऑफर टू पब्लिक तो आई डोंट थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत है, लेकिन ये चीज आपके दिलो दिमाग में बैठी हुई नहीं चाहिए। हर चैप्टर के अंदर, हर प्रोविजन में कहीं ना कहीं आपके आने वाला है, हर चैप्टर में काम आएगा। अगर आपका पोस्ट इश्यू कैपिटल इज अप टू 1600 करोड़, अप टू 1600 करोड़ का आपका पोस्ट इश्यू कैपिटल है, देन मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग विल बी 25%, डूएबल। अगर आपका 16,000 करोड़ से ज्यादा, 1600 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 4,000 करोड़ तक है, देन 400 करोड़, और 4,000 करोड़ या उससे भी ज्यादा है, देन जस्ट 10% इज मिनिमम पब्लिक होल्डिंग। ठीक है। फिर आती है रिजर्वेशन की बात। रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो अलाउड है क्या? इंप्लॉइज के फेवर में मैक्सिमम 5%, और नॉर्मली ये इंडिविजुअल कितने इसके 2 लाख तक ही अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर मान लीजिए ओवरऑल ही अनसब्सक्राइब पोर्शन बच गया तो मैक्सिमम 5 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर के केस में वहां पे भी इंडिविजुअल 2 लाख तक ही अप्लाई कर सकते हैं, और एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर के केस में मैक्सिमम 10% तक आप कर सकते हैं, लेकिन उनमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों के केस में रिजर्वेशन किया जा सकता है। अंडर सब्सक्रिप्शन इन रिजर्व कैटेगरी, स्पिल ओवर इज अलाउड। अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था कि अगर एक रिजर्व कैटेगरी के अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो पहला मौका मिलता है दूसरी रिजर्व कैटेगरी को, और फिर मिलता है जनरल कैटेगरी को। सो स्पिल ओवर इज अलाउड। तो अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर शेयर्स बच जाते हैं तो दूसरी रिजर्व कैटेगरी उन शेयर्स को ले सकती है। तो मैंने आपको एक कॉलेज के अंदर सीट्स को लेकर समझाया था इस चीज को कि मान लीजिए स्पोर्ट्स कोटा के लिए सीट्स हैं, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए सीट्स है, तो 100 सीट्स है टोटल, 10 स्पोर्ट्स, 10 फिजिकली डिसेबल्ड, 80 जनरल। तो 10 में से अगर 5 ही आया एप्लीकेशन फॉर फिजिकली डिसेबल्ड, तो बची हुई 5 होगी, उसका मौका किसको मिलेगा? जो स्पोर्ट्स कैटेगरी को। और दोनों जगह बच गई तो जनरल कैटेगरी को स्पिल ओवर का मौका मिलता है। क्लियर है? लेकिन कभी भी रिजर्वेशन अलाउड नहीं किसके लिए? प्रमोटर ग्रुप, लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, सिंडिकेट मेंबर और कोई भी आपके जो एसोसिएट्स इन सबको अलाउड नहीं। क्लियर है? तो इन सब लोगों को किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं कर सकते, यहां पे रिजर्वेशन अलाउड विद इन दिस लिमिट। दिस इज ऑल अबाउट रिजर्वेशन एंड मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग। ये आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग। इसका रेफरेंस आपको आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में मिलेगा। चलिए, और आपको ऐसा दिखेगा कुछ जगह में मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग दे प्रिज्यूम इट टू बी 25%। व्हाई? बिकॉज़ मेजॉरिटी कंपनीज फॉल बिलो 1600 करोड़ का कैपिटल, एंड दैट इज व्हाई मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25% मान के चलते हैं, बट एक्चुअल रूल इज 25%, 400 करोड़ एंड 10%। चलिए, फिर आता है हमारा एलोकेशन एंड नेट ऑफर। ये हमने 1.54 पे ड्रॉ किया, बट बहुत ही आसान भाषा में ड्रॉ कर रखा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 1.54 पे हमने ड्रॉ कर रखा है एलोकेशन एंड नेट ऑफर। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि बुक बिल्डिंग अगर हो रही है अंडर 32(1), 129(1), तो आपको कितना मिनिमम 35% देना होगा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, मिनिमम 15% देना होगा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को।
ठीक है, और बाकी आप दे सकते हैं मैक्सिमम 50% क्यूआईबी को। लेकिन अगर क्यूआईबी हो रही है अंडर 32 टू 129 टू, तो आपको मिनिमम 75% देना होगा क्यूआईबी को, और फिर बचा हुआ आप मैक्सिमम 15%। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए लिमिट 15% है, बस ऊपर मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम हो सकती है। मैक्सिमम 15% आप दे सकते हो, मैक्सिमम 10% आप देते हो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को। अदर देन बुक बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो तो मिनिमम 50% आपने रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को देनी है। क्लियर है? बस इतनी सी बात ध्यान रखिए। जनरली इस पे क्वेश्चन आता नहीं है, मेरे हिसाब से आना भी नहीं चाहिए, बट मेरा काम है आपको लिमिट अच्छे से बता दूं। तो मैंने रेगुलर बैच के अंदर अच्छे से बताने की कोशिश की ताकि आपके दिलो दिमाग में लिमिट्स ध्यान रहे। तो द की ऑफ सीएस टू क्रैक सीएस प्रोफेशनल, एज आई ऑलवेज से, इज टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी चीज लेस इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट सबको कवर करके जाओ, so that you will be able to handle all the questions in the examination, because at time examiner इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश करता है कि क्या स्टूडेंट छोड़ के गया होगा, और मैं उसी पे क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, और उसके बाद में इसके बीच में एक छोटी सी बात थी, वो इतना से कहता है कि जो भी क्यूआईबी पोर्शन होता है उसका 60% इज रिजर्व्ड फॉर एंकर इन्वेस्टर। 60% आप एंकर इन्वेस्टर को दे सकते हो। ओके, और यहाँ पे जो क्यूआईपी को दे रहे हैं उसमें से 5% म्यूचुअल फंड, यहाँ पे 50% क्यूआईबी को दे रहे हैं तो 5% म्यूचुअल फंड। चल, ये हो गया। फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटी डिसेंडिंग शेयर होल्डर, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, उसको मैंने एक बहुत बेहतरीन सा चार्ट में आपको दिया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे समरी में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स 25। फिर हम बढ़ रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टू 26, राइट इशू। 100% फोकस यहाँ पे राइट इशू। एग्जिट अपॉर्चुनिटी डिसेंडिंग शेयर होल्डर एकदम आपके आईसीडीआर से हटके टॉपिक है, तो उसके अंदर एक बार आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए हमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए पैसा रेस किया था, बट बाद में वी वांट टू डेविएट कि नहीं, हमें तो उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज ही नहीं करना है, एंड वी आर यूजिंग द मनी लेस देन 75% टू दैट ऑब्जेक्ट जिसको बोल के पैसा लिया था। तो मैंने आपको बोला था कि मैं फर्नीचर बिजनेस के लिए पैसा यूज करने वाला हूं, एंड नाउ आई एम यूजिंग लेस देन 75% टू दैट फर्नीचर बिजनेस, एंड अब मैं अप्रूवल ले रहा हूं कि हम ऑब्जेक्ट चेंज करने चलेगा क्या, एंड एटलीस्ट 10% आर डिसेंटिंग कि नहीं चलेगा। तो इस केस में कंपल्सरीली एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है कंपनी को। कंपनी हैज टू कंपल्सरीली गिव एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू दोज डिसेंटिंग शेयर होल्डर। चलो एक बात इसमें बता देता हूं, डिसेंटिंग नहीं बता रहा हूं, फिर भी एक बात बता देता हूं कि किस प्राइस पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होती है। सुनना ध्यान से, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होगी आपको वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग 52 वीक। प्रमोटर ने जो अक्वायर किया प्रीसीडिंग, आपके चार्ट में आपको दिख जाएगा, प्रमोटर ने जो पिछले 52 वीक्स में एक्विजिशन किया है उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। प्रमोटर एंड सब्सटेंशियल शेयर होल्डर ने जो पिछले 26 वीक में एक्विजिशन किया उसका हाईएस्ट प्राइस, 52 वीक का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। प्रमोटर एंड रिलेटेड लोगों ने जो पिछले 52 वीक में इस कंपनी के शेयर्स को अक्वायर किया उसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। प्रमोटर रिलेटेड लोगों ने 26 वीक में जो अक्वायर किया उसका हाईएस्ट प्राइस, और 60 ट्रेडिंग डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मार्केट में जो पब्लिक ने भी अक्वायर किया उसका। रिपीट करता हूं, volume weighted average price of the acquisition made by promoter and related people in preceding 52 weeks, highest price at which acquisition has been made by promoter and related people in 26 week, and volume weighted average price of trading of 60 days, last 60 days की ट्रेडिंग में पब्लिक ने जो भी ट्रेड किया उसकी जो एवरेज प्राइस है। और मान लीजिए शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो ये 60 डेज का ट्रेडिंग प्राइस देना इरेलेवेंट हो जाएगा। तो आप जो हमारे एक नॉर्मल चीज नहीं आती है क्या, अगर इन फ्रीक्वेंटली शेयर्स में जो आपके वैल्यूएशन प्रिंसिपल से कंपनी और मर्चेंट बैंकर एक प्राइस को लाता है उस प्राइस को लाया जाएगा, और इनमें से इन हिसाब से डिटरमिन किया जाएगा कि आप डिसेंडिंग शेड्यूल को कितना पैसा दे रहे हैं। राइट, तो इनमें से जो हाईएस्ट होता है जनरली वो डिसेंडिंग शेड्यूल का आपको देना होगा। ओके, चलिए हम लोग आते हैं राइट इशू पे। राइट इशू काफी इजी सा टॉपिक है, समझो अच्छे से। एलिजिबिलिटी पे पहला सिंपल, तो मैंने बताया था कि जो भी आपके इश्यूअर प्रमोटर डायरेक्टर वो डिबार्ड नहीं होने चाहिए। उसके बाद में सेम पॉइंट कि ना तो इश्यूअर प्रमोटर डायरेक्टर डिबार्ड है, ना ही इश्यूअर प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर जो डिबार्ड है, अगर वो भी डिबार्ड है तो भी ये कंपनी से भी राइट इशू नहीं हो सकता। उसके बाद फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए। सर अगर ये विलफुल डिफॉल्टर होंगे तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा। विलफुल डिफॉल्टर अगर आपके कंपनी के इश्यूअर प्रमोटर डायरेक्टर ये लोग अगर विलफुल डिफॉल्टर हैं तो चलेगा, लेकिन उस केस में ये लोग अपने राइट इशू को रिनाउंस नहीं कर सकते। बस क्लियर है? चलो उसके बाद में जनरल कंडीशन आती है कि आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देना होगा, शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए, फर्म अरेंजमेंट होना चाहिए 75% का, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। मैक्सिमम अमाउंट फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 25% होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में विलफुल डिफॉल्टर है तो आप रिनाउंस नहीं कर सकते, अमंग प्रमोटर्स रिनाउंस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका आसबा, हाँ सुनना बहुत केयरफुली, कि आसबा से राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं क्या? कौन कर सकता है? जिनके शेयर्स डीमैट फॉर्म में वही कर सकते हैं जिन्होंने एक भी शेयर रिनाउंस नहीं किया, इवन पार्ट ऑफ द शेयर्स रिनाउंस नहीं किया राइट इशू के, वो आसबा से अप्लाई कर सकते हैं। नॉट अ रिनाउंस ही, मतलब किसी ने मेरे फेवर में रिनाउंस कर दिया, मैं आसबा से उसको कर सकता हूं क्या? नहीं। जिसके पास बेसिक राइट था वही कर सकता है, रिनाउंस ही नहीं कर सकता। आपके पास खुद के पास शेयर्स है, रिनाउंसिएशन में नहीं खरीदे, नहीं, आप इन शेयर से आसबा में अप्लाई कर सकते हो अगर आपके डीमैट में और एक पार्ट भी आप रिनाउंस आगे नहीं कर रहे हो तो। फिर सब्सक्रिप्शन पीरियड राइट इशू का 15 to 30 डेज रहता है। पेमेंट एप्लीकेशन या फिर ऑन कॉल
और एप्लीकेशन में 25% होती है और फुल ऑन एप्लीकेशन। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप कॉल में पैसे ले सकते हैं या फिर पूरा एप्लीकेशन पे। अगर आप कॉल में ले रहे हैं तो कम से कम 25% आपको एप्लीकेशन पे लेना होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। रिजर्वेशन, मैंडेटरी रिजर्वेशन करना पड़ता है आपको कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए। अगर कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है उसके लिए मैंडेटरी रिजर्वेशन करना पड़ेगा, और ऑप्शनल रिजर्वेशन कर सकते हो आप एम्प्लॉइज के लिए। बट सेम चीज, एक एम्प्लॉय मैक्सिमम 2 लाख के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय के लिए शेयर रिजर्व की वो कम है, मतलब उसमें एप्लीकेशन कम आई है, तो एक एम्प्लॉय 5 लाख तक के भी शेयर्स ले सकता है। फिर प्रोसीजर आ जाता है पूरा राइट इशू का, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको। फिर एक और चीज रहती है आपको कि लेस देन 50 करोड़, जो पहले 10 करोड़ की लिमिट थी वो 50 करोड़ की लिमिट हो चुकी है। तो राइट इशू अगर 50 करोड़ से कम का है तो आपको ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वगैरह देने की आवश्यकता बहुत सारी हट जाती है। फिर हमने पूरा प्रोसीजर यहां पे पढ़ा था कि राइट इशू का प्रोसीजर क्या। सबसे पहले आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल देखनी है, फिर आपको बोर्ड मीटिंग करनी है, उसके पहले भी यू टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद में भी यू टू इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज। फिर आपको मर्चेंट बैंकर को अप्लाई करना है, अपॉइंट मर्चेंट बैंकर एंड फाइल ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। उसके बाद में आपको ऑब्जर्वेशन वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। फिर वापस बोर्ड मीटिंग करोगे, रिकॉर्ड डेट वगैरह ऐसा फाइनल करने के लिए। फिर आपने जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट है आप स्टॉक एक्सचेंज को दे दोगे। तो अभी तक बेसिक चीजें ही चल रही है कि आपने क्या किया, आपने ऑथराइज शेयर कैपिटल चेक किया, फिर आपने पहली बोर्ड मीटिंग की राइट इशू के लिए, उसके बाद में उसके पहले भी इन्फॉर्म करना, उसके बाद में भी इन्फॉर्म करना स्टॉक एक्सचेंज को। फिर आपने मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करके फाइल किया विद सेबी, सेबी के जो आपके फाइनली ऑब्जर्वेशन आपको आ गया। फिर एक और आपने बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा कि यहाँ पे फाइनल सारे एक्जैक्ट डिटेल्स कर लिए। फिर आप स्टॉक एक्सचेंज फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। राइट इशू का पीरियड 15 to 30 डेज का होता है। कंपनी मर्चेंट बैंकर जो भी है वो पूरी सारी चीजें शेयर होल्डर को भी देगी। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट करेंगे वन इंग्लिश हिंदी रीजनल न्यूज़पेपर के अंदर। मेक अरेंजमेंट विद बैंकर, आपको बैंकर के साथ, बिकॉज राइट इशू के अंदर भी दे हैव टू गिव सम मिनिमम मनी। तो बैंकर के साथ में आपने एक्सेप्टेंस के लिए एप्लीकेशन देना होगा कि आपका पूरा पैसा इस बैंकर टू एन इशू के थ्रू आएगा। देयर आफ्टर फाइनलाइज अलॉटमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज आप कंसल्ट करने के बाद में आपको अलॉटमेंट फाइनल करना है। बोर्ड मीटिंग के अंदर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करना है एंड फाइनल अपॉइंटमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, फाइनल एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी। तो आई डोंट थिंक देयर इज इवन अ सिंगल प्रॉब्लम इन राइट इशू। अगर आप कहते हो एग्जीक्यूटिव में अगर आप मुझसे पढ़े राइट इशू बोनस इशू को मैं कंपेयर करके पढ़ाता था, उसी तरह से यहां पर आता है आपका राइट इशू। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, एंड अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ग्रीन रेड ब्लैक इस तरह से पढ़ाया था ताकि आपको याद रखना और आसान हो जाए। वेरी इजी। नेक्स्ट, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पशन आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन जो यहां पे पढ़ा था ना उसकी कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पशंस, तो यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं उस टॉपिक को। इफ देयर आर नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर, अगर आपके कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है तो आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में अगर आपके शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रांसफरेबल, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है फॉर लास्ट 3 इयर्स, और साथ में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है फॉर लास्ट 3 इयर्स, तो भी आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। उसके बाद में क्या, कैन द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप अक्वायर मोर देन मिनिमम कंट्रीब्यूशन, मिनिमम कंट्रीब्यूशन ज्यादा अक्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल अक्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट द एक्सेस कैन बी अक्वायर्ड एट अ प्राइस हायर ऑफ द टू, फेयर प्राइस इन केस ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स एंड इश्यू प्राइस। इससे आप हायर पे अक्वायर कर सकते हो, लोअर पे नहीं कर सकते। व्हेन प्रमोटर कंट्रीब्यूशन टू बी डिपॉजिटेड 1 डे प्रायर टू द इशू ओपनिंग, इशू ओपनिंग के एक दिन पहले प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का पैसा आ जाना चाहिए। इफ देयर इज एनी, इसका कोई लॉक इन पीरियड है क्या? जी हाँ, जो प्रमोटर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन वहां पे 3 ईयर का लॉक इन होता है एंड ओवर एंड अबव पे 1 ईयर का लॉक इन होता है। अदर देन प्रमोटर जो प्री इशू शेयर होल्डर है उनके ऊपर भी 1 ईयर का लॉक इन आता है, ठीक है। और एफपीयू की इसमें कोई लॉक इन नहीं होता है। वंडरफुल वंडरफुल। फिर आपका आ जाता है 27 पॉइंट, 27, 28, 29, 30, ये 4 पॉइंट से हमारे मेन बुक के अंदर जो पढ़ने हैं उसके अंदर प्रेफरेंशियल इशू, ठीक है। 1.43 पे इसका चार्ट है। चलो प्रेफरेंशियल इशू जी जान से समझने की कोशिश करना, व्हाट इज माय प्रेफरेंशियल इशू। एकदम आसान। कोई भी लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी इशू करने की कोशिश कर रही है टू सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी इशू करने की कोशिश करी टू सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ओके, दैट इज प्रेफरेंशियल इशू। बस इसकी अब क्या कंडीशन है सुनना। सबसे पहले क्या होता है प्रेफरेंशियल इशू, एनी लिस्टेड कंपनी इज इशूइंग सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। A listed company issuing a security selected person or group of person on private placement basis, this is preferential issue। इसकी कुछ कंडीशंस है। क्या लिस्टेड का ग्रीन में देखो कंडीशंस लिखी हुई है। लिस्टेड कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, कंटीन्यूअस लिस्टिंग अग्रीमेंट को कंप्लाई करना, ओके। ये जो सिक्योरिटी इशू कर रहे हो ये डीमैट फॉर्म में होना चाहिए, इक्विटी शेयर से तो फुली पेड अप होना चाहिए, और ये जिनको भी आप इशू कर रहे हो उनका पैन हैज टू बी ऑब्टेन्ड। वेरी इजी। सो दीज आर द कंडीशंस टू बी कंप्लाइड। नेक्स्ट इज व्हाट, it is not covered under ESOP, ESPS, Fiduciary Deposit Receipt, इन सब के अंदर कवर्ड नहीं है। तो इन सब के अंदर अगर आता है तो इनके अपने अपने रेगुलेशन है। तो कोई ऐसा प्रेफरेंशियल इशू है जो इन सब में कवर्ड नहीं है तो उसके लिए जो प्रोविजन है वो मैं आपको पढ़ाने वाला। ओके, नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल इशू कैन नॉट बी मेड एट अ प्राइस लोअर देन द हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग। व्हाट, ये जो दो प्राइसेस हैं, ठीक है, डिपेंडिंग करता है कि आप प्रेफरेंशियल इशू किस प्राइस पे कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी की शेयर्स लिस्टेड है फॉर मोर देन 26 वीक, मोर देन 26 वीक लिस्टेड है, तो 26 वीक का जो एवरेज ऑफ हाई एंड लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, एवरेज ऑफ हाई एंड लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ 26 वीक एंड एवरेज ऑफ हाई एंड लो ऑफ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 2 वीक्स, इन दोनों को लोगे, इनमें से जो हायर है एटलीस्ट इस प्राइस पर प्रेफरेंशियल इशू करोगे।
और मैंने यहाँ पे रेफरेंस मॉड्यूल का क्यों दिया है, हाई एंड लो का जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आप मॉड्यूल से भी देख सकते हो कि हाई एवरेज ऑफ हाई एंड लो कैसे लिया जाता है। फिर अगर हमारी कंपनी के शेयर्स 26 वीक से कम के लिए लिस्टेड है तो उन सर्कमस्टेंसेस में क्या होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपकी कंपनी के शेयर्स 26 वीक से कम के लिए लिस्टेड है, अगर आपकी कंपनी के शेयर्स 26 वीक से कम के लिए लिस्टेड हैं तो जितने आपने 3 प्राइसेस लेनी है। जिस प्राइस पे आपने आईपीओ किया था 26 वीक से कब 20 वीक के लिए लिस्टेड है तो 20 वीक का हाई एंड लो ऑफ एवरेज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और उसके बाद में 2 वीक्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इनमें से इन तीनों में से जो हाईएस्ट आएगा दैट विल बी द मिनिमम प्राइस एट विच यू हैव टू गिव मेक प्रेफरेंशियल इशू। ओके, फिर एक छोटा सा नोट है कि अगर मान लीजिए 26 वीक से कम था और आपने प्रेफरेंशियल इशू कर दिया तो एट द एंड ऑफ 26 वीक वापस चेक किया जाएगा कि 26 वीक का जो एवरेज प्राइस है उससे कम में तो नहीं कर दिया है, और अगर उससे कम में कर दिया तो वापस आपको एक्स्ट्रा पैसे लोगों से लेने होंगे। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ 26 वीक द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ हाई एंड लो ऑफ 26 वीक टू बी चेक्ड एंड एनी शॉर्टफॉल टू बी बॉट इन। याद होगा आपको डिस्कस किया था। इफ द शेयर्स आर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड तो आपको वही करते हैं क्या, कंपनी इन कंसल्टेशन विद मर्चेंट बैंकर डिटरमिन द प्राइस टेकिंग इनटू अकाउंट वैल्यूएशन पैरामीटर, बुक वैल्यू, आपका जो ट्रेडिंग मल्टीपल्स है वो सब चीजें, प्लस सर्टिफाइड बाय इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मर्चेंट बैंकर और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। तो अगर आपका जो शेयर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो आपके लिए मार्केट प्राइस इरेलेवेंट हो जाता है, तो आपको अपने फॉर्मूला से एक प्राइस पे आना होता है। ये सेम हर जगह पे रहता है कि आप वैल्यूएशन पैरामीटर से एक प्राइस पे करेंगे अगर शेयर्स आर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। फिर आता है आपका क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, फोकस 100% यहाँ पे चाहिए। रुक जाओ, प्रेफरेंशियल इशू का पहले लॉक इन पढ़ लेते हैं, अननेसेसरी टॉपिक से स्किप नहीं करते, पहले प्रेफरेंशियल इशू कंप्लीट करते हैं फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट पे आते हैं। लॉक इन प्रेफरेंशियल इशू के अंदर सुनना, इफ सिक्योरिटीज आर हेल्ड बाय प्रमोटर 3 इयर्स का लॉक इन है। अगर सिक्योरिटीज प्रमोटर ने हेल्ड कर रखी है 3 ईयर का लॉक इन है, लेकिन यहाँ पे जाना है कि प्रमोटर का अप टू 20% पे 3 ईयर लॉक इन हो सकता है। अगर 20% से ओवर एंड अबव प्रमोटर के पास कुछ है तो उस पर 1 ईयर का ही लॉक इन होता है। नेक्स्ट, अदर देन प्रमोटर है तो 1 ईयर का लॉक इन है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वारंट है तो 1 ईयर का लॉक इन है। और अगर स्पेशल केस है, राइट, इफ पीआई इज ओइंग स्ट्रेस असेट बाय आरबीआई तो वहां पे 1 ईयर का लॉक इन है कि आपको प्रमोटर का जो स्ट्रेस असेट के कारण यहां पर आए हैं तो वहां पे भी 1 ईयर का लॉक इन। आप देखो 1 ईयर का लॉक इन, 1 ईयर का लॉक इन, 1 ईयर का लॉक इन, और यहाँ पे प्रमोटर का 3 ईयर का लॉक इन है। प्रमोटर के भी 20% पे 3 ईयर का लॉक इन है, उसके ओवर एंड अबव पे 3 ईयर का लॉक इन नहीं है, उस पर भी 1 ईयर का लॉक इन। अब यहाँ पे स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1 स्टार 1 ये सब क्या है, देखो 3 ईयर फ्रॉम 1 ईयर फ्रॉम 3 ईयर फ्रॉम व्हाट, 3 ईयर का लॉक इन कहां से शुरू होगा, 1 ईयर का लॉक इन कहां से शुरू होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेडिंग अप्रूवल। अगर नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है तो 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेडिंग अप्रूवल, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेडिंग अप्रूवल। लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अगर वारंट या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, स्पेशली वारंट लो, अगर वारंट का केस आ जाता है तो उस पे लगता है 3 ईयर या 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो नॉर्मली इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेडिंग अप्रूवल, लेकिन अगर वारंट का केस है इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। उसके अंदर नोट, इन केस ऑफ रिकैलकुलेशन ऑफ प्राइस एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इफ नॉट पेड इवन बाय द एंड ऑफ लॉक इन पीरियड देन लॉक इन विल एक्सटेंड। अगर कभी ऐसा हो रहा है कि प्राइस का रिकैलकुलेशन हो रहा है और आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना है, आपने एक्स्ट्रा पैसा जब तक नहीं दिया तब तक लॉक इन कंटिन्यू करेगा। उसके बाद में आता है आपका दोज होल्डिंग शेयर्स प्रायर टू द प्रेफरेंशियल इशू। अगर कोई प्रेफरेंशियल इशू के पहले से शेयर्स होल्ड करके बैठा है, अगर कोई प्रेफरेंशियल इशू के शेयर्स होल्ड करके बैठा है तो लॉक इन फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रेडिंग अप्रूवल इफ इट इज लिस्टेड, फ्रॉम अलॉटमेंट इफ इट इज अनलिस्टेड। तो जो प्री इशू शेयर होल्डिंग टाइप होती है ना, उन पे भी 6 मंथ्स का लॉक इन है। लिस्टेड है तो ट्रेडिंग अप्रूवल से, अनलिस्टेड है तो ट्रेडिंग अप्रूवल आया ही नहीं है ना, तो फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट से 6 मंथ्स का लॉक, प्री इशू शेयर होल्डर। फिर आता है हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की प्लेसमेंट की बात। एक पेज में बहुत ही समराइज तरीके से आप बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा होगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। फोकस टीम यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड। चलिए यार, फोकस यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट? फोकस करना चाहिए व्हेनेवर अ लिस्टेड कंपनी इज इशूइंग इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। वापस, एनी लिस्टेड कंपनी issuing convertible security to qualified institutional buyer on private placement basis. Any listed company issuing convertible security or equity shares to qualified institutional buyer on private placement basis. What is qualified institutional buyer? जो एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था वही, और जो मैंने आपको एडिशनल नोट्स में दिया है वही। And includes, and it also includes प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप जो कि कोई लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटी दे रही फॉर ऑफर फॉर सेल टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो अगर आपने ऑफर फॉर सेल में दिया तो वो भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वैलिड फॉर 1 ईयर, ठीक है, वंडरफुल। अब कंडीशन पे आते हैं, सुनना। पहली चीज क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन इज वैलिड फॉर 1 ईयर कि आपने कभी भी अगर आपको क्यूआईबी करना है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करना है, तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जिसकी वैलिडिटी होगी 1 ईयर। तो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास करके 1 साल के अंदर आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर देना है। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन
प्रमोटर और जो भी आपका डायरेक्टर है शुड नॉट बी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, अदरवाइज आप नहीं कर सकते क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। तो पहला हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, दूसरा आपका प्रमोटर और जो भी आपके डायरेक्टर है वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं होने चाहिए, तीसरा इक्विटी शेयर्स टू बी लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, आपकी इक्विटी शेयर कम से कम 1 साल के लिए लिस्टेड होनी चाहिए। 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन के बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, इक्विटी शेयर 1 साल तक लिस्टेड होनी चाहिए आपकी, उसी के बाद में आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट कर सकते हैं, और प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं है। अब सुनना, ये दोनों आपकी इक्विटी शेयर 1 साल तक लिस्टेड होनी चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन, इन दोनों पे एक पॉइंट आता है, if qualified institutional placement is by promoter to ensure the compliance of minimum public shareholding, this requirement is not applicable। अगर प्रमोटर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कर रहा है टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, तो ना तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है, ना ही 1 साल तक लिस्टेड होने, 1 साल तक आपके एसोसिएट्स होकर लिस्टेड होने की जरूरत है, बिकॉज आप मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं तो वहां पे तो आपको करना ही होगा। क्लियर है? For companies who have merged and entered into any arrangement, High Court order under section 232-4, period of listing of transfer company will be considered। क्या आप कॉम्प्रोमाइज अमालगमेशन मर्जर इनके कारण आए हो तो आपका जो ट्रांसफरी कंपनी उसका भी पीरियड 1 ईयर के अंदर काउंट किया जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद में प्राइसिंग 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 प्राइसिंग, क्या आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट किस प्राइस पे कर सकते हो? नॉट लेस देन, बहुत केयरफुल, नॉट लेस देन एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ प्रीसीडिंग 2 वीक्स, बस ये ध्यान रखना है, नॉट लेस देन एवरेज ऑफ हाई एंड लो ऑफ प्रीसीडिंग 2 वीक्स। मैक्सिमम डिस्काउंट 5% का दे सकते हो, उसके लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। एडजस्टमेंट अलाउड है इफ रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने आपको एडिशनल टॉपिक में भी एडजस्टमेंट बताया, वैसे यहां पे भी एडजस्टमेंट है कि अगर कुछ स्पेशल केस है तो उसके लिए आप कुछ प्राइस को एडजस्ट कर सकते हो। इफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, कन्वर्जन प्राइस टू बी डिटरमिन्ड। ओके, ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर थ्रू क्यूआईपी, अगर आपका ऑफर फॉर सेल हो रहा है, माने हमने ऊपर कहा था कि इट इंक्लूड्स ऑफर फॉर सेल एज वेल, तो वो हो रहा है तो क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है, प्रमोटर कैन डू QIP ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स थ्रू ऑफर फॉर सेल टू कंप्लाई विद द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। या आप ऑफर फॉर सेल कब कर सकते हो? तो कंप्लाई विद मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। फर्दर कंडीशन क्या सुनना, जब आपका इश्यू हो रहा है, जब आपका इश्यू हो रहा है उसके पिछले 12 वीक्स तक या अगले 12 वीक्स तक प्रमोटर हैज नॉट बॉट और सोल्ड एनी शेयर्स। प्रमोटर ने जब आपका ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं उसके पिछले 12 वीक्स में कुछ बाय सेल नहीं किया और अगले 12 वीक्स में भी कुछ बाय सेल नहीं किया, ये मेजर कंडीशन है ऑफर फॉर सेल। यहां पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट आप ऑफर फॉर सेल में कर रहे हो, फॉर कंप्लाइंग विद मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कर सकते हो, लेकिन आप जब ये कर रहे हो उसके पिछले 12 वीक्स में आपने कुछ बाय सेल नहीं किया, अगले 12 वीक्स में भी कुछ बाय सेल नहीं करोगे। अगले 12 वीक्स में बाय सेल कब कर सकते हो? एक्सेप्शन क्या है, प्रमोटर कैन बाय सेल ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 वीक्स थ्रू अनदर ऑफर फॉर सेल, अ मिनिमम 2 वीक गैप मस्ट बी देयर बिटवीन 2 ऑफर फॉर सेल। तो अनदर ऑफर फॉर सेल देके आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम 2 वीक का गैप तो होना ही चाहिए। वंडरफुल। फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को लेकर और पॉइंट्स, मिनिमम अलॉटी कितनी होनी चाहिए? इश्यू साइज पे डिपेंड करता है, अगर इश्यू साइज 250 करोड़ का है तो 2 लोगों को भी कर सकते हो, इश्यू साइज 250 करोड़ से ज्यादा है तो कम से कम 5 लोग करोगे, तो मिनिमम अलॉटीज कुड बी 2 और 5 डिपेंडिंग ऑन द इश्यू साइज। 250 करोड़ तक है 2 को कर सकते हो, 250 करोड़ से ज्यादा है 5 को करना पड़ेगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अंडर QIP प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप कैन नॉट बी अलॉटेड एनी सिक्योरिटी। अंडर QIP प्रमोटर ग्रुप कैन नॉट बी अलॉटेड एनी सिक्योरिटी, 10% टू बी अलॉटेड टू म्यूचुअल फंड। ये प्रमोटर ग्रुप को कुछ नहीं दे सकते और म्यूचुअल फंड को 10% आपने देना है। एनालिसिस, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप शैल बी कंसिडर्ड सिंगल लॉटी। क्या आप सेम ग्रुप को कब सिंगल लॉटी मानेंगे? क्योंकि ऊपर एक चीज लिखिए, मैक्सिमम 50% कैन बी अलॉटेड टू सिंगल लॉटी। इस पे हमने खूब डिस्कशन किया था रेगुलर बैच के टाइम पे कि भैया जी मैक्सिमम 50% जो है, मैक्सिमम 50% आप सिंगल लॉटी को दे सकते हो। अब ये सिंगल लॉटी का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए ए लिमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्डिंग 50% शेयर्स इन बी लिमिटेड, और ए लिमिटेड, तो उस केस में ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सिंगल लॉटी मानेंगे। ए लिमिटेड डायरेक्टली और डायरेक्टली एक्सेस कंट्रोल ओवर बी लिमिटेड, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को सिंगल लॉटी मानेंगे, और कॉमन डायरेक्टर्स तो उनको भी सिंगल लॉटी मानेंगे। तो ऐसे सिंगल लॉटी को मैक्सिमम 50% दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। QIP का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हो रहा है तो मैक्सिमम 50% आप सिंगल लॉटी को दे सकते हो। उसके बाद में पर्सन रिलेटिव प्रमोटर में पूरा दे रखा है कि कोई भी अगर आपका मान लीजिए पर्सन रिलेटिव प्रमोटर में कौन कौन होगा, तो एनी पर्सन गेटिंग राइट आउट ऑफ एग्रीमेंट विद प्रमोटर ग्रुप, वीटो पावर, राइट टू अपॉइंट नॉमिनी। फिर एक्सक्लूड किया है कि अगर एक व्यक्ति है, किसी ने उसको राइट टू अपॉइंट अ डायरेक्टर मिला है, लेकिन दैट इज बिकॉज ऑफ द लोन ही हैज गिवन, तो वहां पे वो प्रमोटर ग्रुप में नहीं कंसिडर किया जाए। फिर ये बेसिक चीज पढ़ाई थी। फिर यस, इसके बाद हम लोग आ गए थे आपके बहुत ही छोटे से SME एक्सचेंज पे। फिर 2 टॉपिक और हैं, 28 और 29 और 30। 29 टॉक्स अबाउट SME एक्सचेंज, 30 टॉक्स अबाउट IGP के बारे में मैंने एडिशनल टॉपिक के अंदर ज्यादा अच्छा डिस्कशन किया। SME एक्सचेंज के बारे में कुछ बेसिक चीजें क्या कि कौन कौन SME एक्सचेंज। फिर मैंने आपको बेस बताया था कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है तो स्टॉक एक्सचेंज के 3 प्लेटफॉर्म होते हैं, मेन बोर्ड, SME एंड इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। मेन बोर्ड वो है जो आपका 99% पूरा चैप्टर मेन बोर्ड की बातें करता है। अब कुछ थोड़ा सा SME और IGP के बारे में देख लेते हैं। SME एक्सचेंज, SME एक्सचेंज के बारे में थोड़ी सी बात हमने समझी कि कौन एक ऐसी एंटिटी जिसका पोस्ट इश्यू कैपिटल 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ तक है, वो SME पे लिस्ट होगी।
या फिर उसका 10 करोड़ से ज्यादा लेकिन 25 करोड़ तक है, वो भी ऑप्शनली लिस्ट हो सकती है। और एक कंडीशन क्या है कि यू नीड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ एसएमई एक्सचेंज। इजी। देयर आफ्टर फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल लेके पढ़ा था। फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, आपको ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है सेबी के पास, आरओसी के पास में, वेबसाइट पे भी अपलोड करना पड़ेगा ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर 21 डेज, ठीक है। मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू शुड बी 1 लाख, कम से कम 1 लाख की एप्लीकेशन वैल्यू यहां पर रहेगी, टू बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इशू प्राइस एंड नॉट पेबल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे जरूरी नहीं 1 लाख देना है, बट आप उतने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जिनके इशू प्राइस 1 लाख होनी चाहिए। तो 1 लाख इज द मिनिमम application value, but it is with respect to issue price, ये ध्यान रखना है। Thereafter offer for sale, entire money to be collected on application and otherwise minimum 25% of issue price। अगर offer for sale हो रहा है तो पूरा का पूरा पैसा जो हो रहा है वो आपको एप्लीकेशन पे कलेक्ट करना है, लेकिन अदरवाइज 25% एप्लीकेशन पे कलेक्ट होना चाहिए। फिर हमने देखा था ये 29 हो गया था। फिर 30th हमारा लास्ट टॉपिक आया था, लिस्टिंग परसून आईपीओ फॉर इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। कि अगर मान लीजिए आप पब्लिक इशू करके लिस्ट कर रहे हैं आईजीबी पे, तो क्या प्रोविजन है। तो कोई बड़ी बात नहीं, छोटी मोटी चीजें थी, बट ध्यान रखने वाली चीजें क्या थी यहाँ पे कि कम से कम मिनिमम ऑफर साइज हैज टू बी ऑफ 10 करोड़, कम से कम 10 करोड़ का ऑफर साइज होना चाहिए। अगर आईजीपी की बात करूं, आईजीपी पे डिटेल डिस्कशन एडिशनल टॉपिक्स में आता है, लेकिन कम से कम 10 करोड़, कम से कम 10 करोड़ का आपका इशू साइज होना चाहिए। उसके बाद में एप्लीकेशन, मिनिमम एप्लीकेशन कितना हो गया 2 लाख रुपीस। अगर आईजीपी पे पब्लिक इशू से लिस्टिंग हो रही है तो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू 2 लाख रुपीस। उसके बाद में नंबर ऑफ अलॉटीज कितने होने चाहिए 50 कम से कम। तो नंबर ऑफ अलॉटीज 50, मिनिमम एप्लीकेशन साइज 2 लाख रुपीस एंड 10 करोड़ जो है मिनिमम इशू साइज होना चाहिए। ये चीज तो आपको याद रखनी है, और बाकी बेसिक चीजें तो मैं डिस्कशन में लेता लिस्टिंग परसुएंट टू एन आईजीपी। और ये हो गए हमारे 30 टॉपिक्स इन हैंड। आई होप यू आर ऑल विथ मी। ये हो गए हमारे 30 टॉपिक्स विद हैंड। आप बच्चों से मेरी अपेक्षा क्या है कि आप बच्चे, जब मैं बोल रहा था मुझसे आपको पहले कुछ कम से कम 20-30 टॉपिक्स तो आप परसेंट पॉइंट तो आप मुझसे पहले बोल पा रहे थे, हाँ ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। बट द एंटायर पर्पस इज कि अब इस वीडियो को जब भी आप देखोगे ना, इस चैप्टर जितने भी लिमिट्स वाली चीजें, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कंप्रेस तरीके से आपके साथ में रहेगी। अंदर आफ्टर तो आप जितनी बार फिर नोट से रिविजन करोगे उतनी ज्यादा आप कंठस्थ कर पाओगे। चलिए, बिफोर गोइंग अहेड विद द एडिशनल टॉपिक, द एंटायर पर्पस वाज व्हाट, कि अब अगर आप कभी भी रिवाइज करते हैं बेटा जी, तो आप सिर्फ यहां पे देखते हुए भी पॉइंट्स को रिवाइज कर पाए। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ इशू छोटा सा इरेलेवेंट सा पॉइंट है, आईपीओ एफपीओ इरेलेवेंट सा पॉइंट है। फिर आता है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। हाँ आईपीओ, आईपीओ के अंदर हमने पढ़ा था 3 चीजें पढ़नी थी हमें। आईपीओ के अंदर 3 चीजें क्या पढ़नी थी। सबसे पहली चीज क्या थी आईपीओ के अंदर, सबसे पहली चीज थी एंटिटी जिसको अलाउड नहीं है। फिर हमने पढ़ा था एलिजिबिलिटी कंडीशंस, फिर हमने पढ़ा था जनरल कंडीशन। तो आपको यहां से याद आ जाना चाहिए क्या क्या क्या, ठीक है, किन किन को अलाउड नहीं है, जो डिबार्ड है। अगर एक कंपनी इसके प्रमोटर डायरेक्टर हैं, वो किसी और कंपनी के भी प्रमोटर डायरेक्टर हैं और वो कंपनी को डिबार है, तो हमारी कंपनी भी नहीं कर सकती। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं कर सकती, हमारे विलफुल डिफॉल्टर हम नहीं कर सकते, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग आप नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद में जनरल कंडीशन में 3 करोड़, 15 करोड़, 1 करोड़, देयर आफ्टर 15% रेवेन्यू वाली कंडीशन। जनरल कंडीशन के अंदर आपका होना चाहिए कि आपका पूरे शेयर्स फुली पेड अप है। उसके बाद में आपके डिपॉजिटरी के साथ में एग्रीमेंट हो चुका है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल आपने दे दी है, प्रमोटर की होल्डिंग डीमैट फॉर्म के अंदर है, 75% वाली कंडीशन, 25% वाली कंडीशन, 25% जनरल कॉर्पोरेट बेनिफिट के लिए आप मैक्सिमम 25% दे सकते हैं, 75% आपके फर्म अरेंजमेंट होती है फ्रॉम वेरीफाइबल मींस, कीपिंग असाइड द इशू एंड कीपिंग असाइड द इंटरनल अक्रूवल्स। आई होप यू रिमेंबरिंग। तो इस तरह से आपको इससे याद होना चाहिए। ये हो गया एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आईपीओ। एफपीओ के भी सिमिलर चीजें थी, कॉपी पेस्ट वाली हो गई। फिर एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल। हाँ ऑफर फॉर सेल में कुछ हमने एडिशनल कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर ऑफर फॉर सेल से करें तो ये होना चाहिए 1 ईयर तक उनको होल्ड करना पड़ेगा, ये सारी कंडीशन हो गई। फिर इशू ऑफ वारंट के अंदर 18 मंथ्स का टेन्योर हो सकता है, 25% अपफ्रंट देना होगा। फिर जो ड्यू डेट पे बैलेंस पैसा देना है, अगर वो नहीं दिया 3 मंथ्स के अंदर पूरा फॉरफिट हो जाएगा पहले का 25%। फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा स्टेप 1 के अंदर आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सभी को देना है। फिर आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज को भी देना है। उसके बाद ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट पर भी लगाना है। फिर आपको पब्लिक को न्यूज़पेपर 1 इंग्लिश 1 रीजनल 1 हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर देना है कि भैया जी पब्लिक आप कमेंट्स दो। फिर पब्लिक कमेंट्स है, पब्लिक के कमेंट्स आपको साथ में कोई चेंजेस तो देखिए आपको सेबी को देना है, सेबी आपको ऑब्जर्वेशन देगा। उसके बाद में आप ऑफर डॉक्यूमेंट जो है बना के और देते हैं और उसको भी एक वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। उसके बाद में ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यूसी में आसबा से अप्लाई किया जा सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 1% का देना है बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू। आपका इशू ओपन होने के पहले 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको स्टॉक एक्सचेंज को देना है। ओपनिंग ऑफ द इशू 12 मंथ्स के पीरियड, 3 डेज का पीरियड, विद इन 12 मंथ्स आफ्टर 3 डेज। अंडरराइटिंग कौन करेगा, लीड मैनेजर करना है, सिंडिकेट मेंबर के साथ भी कर सकता है, लेकिन सिंडिकेट मेंबर ने नहीं किया तो झक मार के लीड मैनेजर को तो करना ही पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन 1% हो सकता है। मॉनिटरी एजेंसी 100 करोड़ से बड़े का इशू है तो अप्लीकेबल है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, आपका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद में इन्हें क्वार्टरली रिपोर्ट देनी, कब तक, जब तक 95% ऑफ द टोटल प्रोसीड्स यूज नहीं हो गया।
अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस, अलॉटमेंट रिफंड इंटरेस्ट। अलॉटमेंट प्रोसीजर कैसा होता है, हमने पढ़ा कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को हर एक को एक लॉट देंगे और जो बैलेंस एप्लीकेशन उस पर प्रो रेटा होगा। अलॉटमेंट रिफंड इंटरेस्ट के अगर आपने ड्यू डेट में पूरा आपने अलॉटमेंट नहीं किया है तो आपको 7 दिन के अंदर पूरा, अगर मान लीजिए आपने अलॉटमेंट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, बिकॉज ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो आपको 7 दिन के अंदर पूरा रिफंड कर देना। नहीं कर पाए तो 8th डे से आप पे इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम पे। रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी कि जिस दिन आपकी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लाई हो जाएगी, फिर बैंकर को बोलेंगे सारी फॉर्मेलिटी कंप्लाई हो जाएगी, रिलीज कर दो एप्लीकेशन मनी, और अगर फॉर्मेलिटी कंप्लाई नहीं हुई है तो आप रिफंड कर दो विदिन 7 डेज। प्राइसिंग आप फुल्ली डिटरमिन कर सकते हैं, प्राइसिंग जो इश्यूअर है वो कर सकते हैं, फिर बुक बिल्डिंग से भी प्राइसिंग डिटरमिन कर सकते हैं। डिफरेंशियल प्राइसिंग तो हमने पढ़ा कि अगर मान लीजिए फिक्स प्राइस इशू है तो मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट देते हैं रिटेल को, एम्प्लॉइज को, रिटेल शेयर होल्डर, रिटेल इन्वेस्टर्स को। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर मान लीजिए हमारा रेगुलर बुक बिल्डिंग है तो आप मैक्सिमम एम्प्लॉय को आप दे सकते हो इतना 10% का डिस्काउंट। फिर हमने पढ़ा सॉरी रेगुलर बुक बिल्डिंग तो आप एंकर इन्वेस्टर को डिस्काउंट नहीं दे सकते। ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ बुक बिल्डिंग है तो आप एम्प्लॉय को 10% का डिस्काउंट दे सकते हो। कॉम्पोजिट इशू तो राइट इशू प्राइस और पब्लिक इशू प्राइस अलग हो सकते हैं, आपको रीजन देना होगा। प्राइस एंड प्राइस बैंड, यहाँ पे प्राइस एंड प्राइस बैंड है, प्राइस है तो आप उसको अपने प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करते हो। प्राइस बैंड है अगर आपका तो प्राइस बैंड को आप चाहे तो रेड हैंड प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज कर सकते हो, आप चाहो तो प्राइस बैंड को न्यूज़पेपर में डिस्क्लोज कर सकते हो। न्यूज़पेपर तो 1 डे प्रायर, 2 डे प्रायर, आईपीओ तो 2 डे प्रायर, एफपीओ तो 1 डे प्रायर। फिर इसके अंदर अपर बैंड कैन बी 120% ऑफ द लोअर बैंड। फिर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होगा 20% ऑफ प्रपोज इशू, 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, ये सारी चीजें हमें पड़ी। फिर 20 सबसे पहले 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल आईपीओ के केस में, एफपीओ के केस में 20% ऑफ प्रपोज इशू, 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। उसके बाद में कंपोजिट के केस में 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल और 20% प्रपोज इशू एक्सक्लूडिंग राइट इशू। फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज इनएलिजिबल है, आप कंसिडर ही नहीं करेंगे। कौन कौन सी सिक्योरिटीज है, किस किस केस के अंदर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। याद रहे कि आपके मान लीजिए प्रमोटर है ही नहीं, आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ही नहीं है, मान लीजिए आपके प्रमोट जो कंपनी है वो 3 साल से फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग है और 3 साल से उनका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है तो उनको भी जरूरत नहीं है। फिर जो सिक्योरिटी है जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए इनएलिजिबल हो जाती है, जैसे कि हमने मान लीजिए कोई भी है जो हमने विद इन 3 इयर्स अक्वायर की है, कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए अप्लाई की है, हमें बोनस इशू के तौर पे मिला है, जहां पे हमारे पास जो मेन शेयर्स थे वो भी हमें इनएलिजिबल थे, उन पे जो बोनस शेयर्स मिला है वो भी इनएलिजिबल होंगे, इस प्रकार की सिक्योरिटी, राइट। उसके बाद हम आते हैं मिनिमम ऑफर टू पब्लिक एंड रिजर्वेशन। तो हमने पढ़ा मिनिमम ऑफर टू पब्लिक के अंदर आपने 25% पब्लिक को देना ही होगा अगर 1600 करोड़ तक की कैपिटल है तो। 1600 करोड़ से 4000 करोड़ तो 400 करोड़ देना होगा, 4000 करोड़ से ज्यादा 10% देना होगा। फिर रिजर्वेशन के अंदर हमने देखा कि इस प्रकार से आप रिजर्वेशन रख सकते हैं। तो रिजर्वेशन के अंदर स्पिल ओवर भी अलाउड है। एलोकेशन नेट ऑफर डिपेंड करता है आप कौन से वाले सेक्शन के अंदर कर रहे हैं। तो एक के अंदर हमने पढ़ा सबसे पहला जो सेक्शन था उसके अंदर हमने पढ़ लिया कि आपने मिनिमम 35% इनको देना पड़ेगा, मिनिमम 15% इनको देना होगा, मैक्सिमम 50% आप क्यूआईबी को दे सकते हो। दूसरे में पढ़ा कि मिनिमम 75% क्यूआईबी को देना पड़ेगा, मैक्सिमम 15% नॉन इंस्टीट्यूशन को और मैक्सिमम 10% रिटेल को दे सकते हो। और अगर फिक्स प्राइस इशू है तो आपको मिनिमम 50% रिटेल को देना जरूरी है। और अगर आप जो भी आप क्यूआईबी को देते हो उसका 5% आपका डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को जाता है, जनरली 60% आप एंकर इन्वेस्टर को दे सकते हो। एग्जिट अपॉर्चुनिटी डिसेंडिंग शेड्यूल के अंदर में पूरा पड़ा कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए थे, उसके बाद में आपने जिस ऑब्जेक्ट के लिए इशू किया ऑब्जेक्ट चेंज करना है आपको, और जो आपका ऑब्जेक्ट था उसमें आप 75% से कम पैसा वहां पे लगा रहे हो और 10% से ज्यादा लोग डिसेंट कर रहे हैं तो आपको वहां पे डिसेंडिंग शेयरहोल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होगी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी किस प्राइस पे देनी होगी भी हमने डिस्कस किया, राइट। जो आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है 52 वीक्स का जो प्रमोटर ने एक्वायर किया है, प्रमोटर ने जो हाईएस्ट एक्वायर किया 26 वीक, फिर 60 ट्रेडिंग डेज का जो एवरेज प्राइस है वो उससे। और अगर फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग शेयर से 60 डेज की जगह आपके जो वैल्यूएशन पैरामीटर से प्राइस आ रहा है वो, इनमें से जो हाईएस्ट प्राइस आएगा उस पर आपका होगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी। फिर राइट इशू बहुत डेप्थ में पढ़ा हमने, राइट इशू के पूरे प्रोविजंस पढ़े, राइट इशू का प्रोसीजर पढ़ा। प्रेफरेंशियल इशू के बारे में पढ़ा कि प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, प्रेफरेंशियल में क्या इंक्लूड करता है, उसकी क्या कंडीशंस होती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की सारी कंडीशंस पढ़ी है। फिर है एसएमई एक्सचेंज, इसमें हमने बेसिक पढ़ा कि एसएमई एक्सचेंज जब भी आपका 3 प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मेन बोर्ड, एसएमई एंड आईजीपी। तो एसएमई की क्या रूल्स है, 1 लाख का मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, 10 करोड़ तक या 10 करोड़ इक्वल टू 10 करोड़, लेस देन 10 करोड़ है तो आप पेड अप कैपिटल तो आप यहाँ पे लिस्ट करा सकते हैं। 10 करोड़ से ज्यादा लेकिन 25 करोड़ तक है तब भी आप ऑप्शन यहाँ पे लिस्ट करा सकते हैं, एसएमई की सारी कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। फिर लिस्टिंग परसुएंट टू आईजीपी, आईजीपी पढ़ा कि आप आईपीओ करके और आईजीपी पे लिस्ट कराना चाहते हैं तो आपका इशू साइज 10 करोड़ का होना चाहिए, कम से कम 50 लोगों का आपको अलॉटमेंट करना होगा, 2 लाख का आपका मिनिमम एप्लीकेशन होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। आर यू ऑल विथ मी, डू यू रियली थिंक थोड़ी और मेहनत की बच्चों, आपका एग्जाम है, अगर आपने थोड़ी मेहनत की तो सिर्फ यहां से आपका आईसीडीआर पूरा का पूरा कंठस्थ हो सकता है। डोंट यू थिंक सो? थोड़ी सी और मेहनत की तो यहां से पूरा आईसीडीआर कंठस्थ हो सकता है। यार देखो यार कैसा है, या तो पढ़ो मत, और पढ़ रहे हो तो उसको फिर एक अलग लेवल पे पढ़ो कि मतलब उसका मतलब नोबडी कैन इमेजिन, मतलब एक जो होता है ना प्रो लेवल उसको भी हाइप कर दो कि इससे भी बेहतर लेवल तक हम पढ़ सकते हैं, पढ़ो तो उस लेवल पे पढ़ो। क्लियर बेटा जी? तो आपने थोड़ी सी मेहनत की ना तो आपको उस लेवल तक मेहनत करनी है, आपको उस लेवल तक मेहनत करनी है कि आप सिर्फ नोट्स के कंटेंट को पढ़ रहे हो और यहां से आप एक एक वर्ड के अंदर सारे पॉइंट्स को आप आराम से रिवैम्प कर पा रहे हो।
और फिर आपको ये पढ़ लिया, फिर जो याद नहीं आ रहा है फिर देखा हाँ हाँ ये पॉइंट्स, उस लेवल तक पढ़ेंगे। क्लियर है यार? चलिए, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट दिस। ठीक है, इस पे हिट करते हैं। ये क्या हमारे एडिशनल टॉपिक्स। चलो यार, सबसे पहले पढ़ा हमने एसआर इक्विटी शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय एसआर इक्विटी शेयर्स? सुपीरियर वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स। तो हमने कंपनीज एक्ट के अंदर बच्चों ने पढ़ा है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डीवीआर हो सकते हैं। तो डीवीआर में हमने लिमिट पढ़ी थी, पहले बचपन में लिमिट थी 26% ऑफ द शेयर कैपिटल, फिर वो चेंज करके हुई थी 74% ऑफ द वोटिंग राइट। तो वो इसी के लिए हुई थी यारो, क्योंकि अब कैसा है, अब आपके डिफरेंशियल वोटिंग राइट में इंफीरियर भी हो सकता है, सुपीरियर भी हो सकता है। हम पढ़ रहे हैं सुपीरियर वोटिंग राइट। तो अगर हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स को, आप लोग जो इक्विटी शेयरहोल्डर्स आपको दे रहे हैं, यू विल गेट बेटर वोटिंग राइट्स, यू विल गेट बेटर वोटिंग राइट्स। तो होता है सुपीरियर वोटिंग राइट। कौन कर सकता है? आईजीपी, और यहाँ पे सिमिलर लिमिट है, इशुअर शैल बी इंटेंसिवली इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब में इन्वॉल्व है वो। ओके, टू प्रोवाइड प्रोडक्ट सर्विस बिजनेस प्लेटफॉर्म विद सब्सटेंशियल वैल्यू एडिशन। द एसआर शेयरहोल्डर विल नॉट बी पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप जिसका कलेक्टिव नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है। एक ऐसा प्रमोटर ग्रुप जिसका कलेक्टिव नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, इसको आप एसआर इक्विटी शेयर नहीं दे सकते। प्रमोटर ग्रुप को दे सकते हो, लेकिन उनका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर कोई प्रमोटर ग्रुप का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है तो उसे आप एसआर इक्विटी शेयर नहीं दे सकते। उसके बाद में आता है, सिर्फ दे सकते हो प्रमोटर और फाउंडर हुआ है एग्जीक्यूटिव पोजीशन। तो अगर आपका कोई स्लीपिंग प्रमोटर है, मतलब जो आपके एग्जीक्यूटिव पोजीशन में नहीं है, तो उसको आप एसआर इक्विटी शेयर नहीं दे सकते। एसआर इक्विटी शेयर ऐसे प्रमोटर फाउंडर को दे सकते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव पोजीशन में कंपनी में काम कर रहे हैं, लाइक मुकेश अंबानी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड प्रमोटर ऑफ रिलायंस, तो उनको दिया जा सकता है। लेकिन उनको क्यों नहीं दिया जा पाएगा? क्योंकि उनके प्रमोटर की कलेक्टिव नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, तो उनको नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। प्रमोटर ग्रुप की नेटवर्थ 500 करोड़ से कम होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उसके बाद में कंपनी का जो प्रमोटर वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे होना चाहिए। नेक्स्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको देना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन आपको ये सारी चीजें डिस्कस कर लेनी है। साइज क्या है, रेशियो क्या दे रहे हो, सनसेट प्रोविजन, मतलब कब तक इनके पास में सुपीरियर वोटिंग राइट रहने वाले हैं, और मैटर जिसके अंदर इनको सुपीरियर वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। उसके बाद में वोटिंग का जो रेशियो है ना, वो मिनिमम 2:1 होना चाहिए। मतलब नॉर्मल पर्सन इज गेटिंग 1 वोटिंग राइट पर शेयर, यू आर गेटिंग 2 वोटिंग राइट पर शेयर, यहां तक। और मैक्सिमम ये हो सकता है 10 वोटिंग राइट पर शेयर तक। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, सेम फेस वैल्यू रहेगी, और एसआर वोटिंग राइट का एक ही आपका क्लास रहेगा। ये नहीं कि आपके मल्टीपल क्लासेस हो रहे हैं एसआर वोटिंग राइट के भी। तो एसआर इक्विटी शेयर का एक ही क्लास होने वाला है। उसके बाद में आ जाता है, शेल नॉट बी एनी पॉइंट टाइम एक्सीड 74%। 74% ऑफ द वोटिंग राइट से ज्यादा कभी भी आपके एसआर वाले शेयर नहीं हो सकते। तो डीवीआर की भी लिमिट है, तो एसआर की लिमिट ऑफ कोर्स रहेगी। उसके बाद में हाँ, 5 ईयर्स जैसी कंप्लीट हुई आपकी कंपनी के 5 ईयर्स जैसी कंप्लीट हुई, तो एसआर वाले सनसेट प्रोविजन आ जाएगा। तो आपकी जो इनके पास जो सुपीरियर वोटिंग राइट थे, ये सुपीरियर वोट्स खत्म हो जाएगा और इनको भी एक ही वोटिंग राइट मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चाहे तो इनको एक और 5 ईयर्स के लिए सुपीरियर वोटिंग राइट दे सकती है। ये जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तब ये सुपीरियर वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर्स वोट नहीं करेंगे, अदर इक्विटी शेयर्स वोट करेंगे। फिर कुछ केसेस ऐसे मैटर होते हैं जिसके अंदर उनको सुपीरियर वोटिंग राइट नहीं मिलते, इवन इफ यू आर एसआर इक्विटी शेयर्स। लेकिन इन मैटर्स के लिए विल गेट ओनली रेगुलर वोट्स। व्हाट? अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑडिटर, प्रमोटर इज विलिंगली ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू अनदर एंटिटी। उसके बाद में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग एसआर वाला इक्विटी शेयर, वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है, एओए एमओए के अंदर आपको चेंज कर रहे हैं, इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब वॉलंटरी रेजोल्यूशन हो रहा है आईबीसी के अंतर्गत, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स हो रहा है अदर देन बिजनेस हो रहा है, सब्सटेंशियल वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रहा है, मटेरियलिटी की लिमिट है उससे बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आपके, पासिंग ऑफ स्पेशल इन रिस्पेक्ट ऑफ डीलिस्टिंग बायबैक हो रहा है, या फिर ऐसे कोई भी बड़े मेजर तरीके डिसीजन जो कि स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, स्पेसिफाइड होने चाहिए, उस टाइम पे डिसाइड नहीं करेंगे बड़ा है छोटा है। स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हो तो उनको 1 ही वोट मिलता है। कंपल्सरीली कन्वर्ट हो जाएंगे एसआर वाली इक्विटी शेयर नॉर्मल इक्विटी शेयर में कब? अगर डिमाइस हो गई है प्रमोटर की, मतलब प्रमोटर की डिमाइस हो तो उसके बच्चे को नहीं मिलेगा ऐसा। प्रमोटर के पास जब शेयर था उस पर सुपीरियर वोटिंग राइट था, बट बच्चे के पास नॉर्मल वोटिंग राइट होगा। नेक्स्ट, रिजाइन कर दिया एग्जीक्यूटिव पोजीशन से उस व्यक्ति ने, तो भी उसके एसआर वाले शेयर्स उसके पास रहेंगे, बट अब 1 वोट ही मिलेगा, एक्स्ट्रा वोट जो मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। मर्जर एक्विजिशन हो गया एंटिटी का हैविंग एसआर शेयर वेयर द कंट्रोल वुड नो लॉन्गर रिमेन विद द एसआर शेयर होल्डर। हमने मर्जर कर लिया और अब हमारे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, तो भी चला जाएगा। एंड हमने एसआर इक्विटी शेयर सोल्ड, एक व्यक्ति ने एसआर इक्विटी शेयर सोल्ड कर दिए सर, बट इस पे तो लॉक इन होता है, लॉक इन खत्म हो गया तो उसके बाद में सेल कर दिए हैं, तो इसके पास भले एसआर था, उसके पास एसआर नहीं आएगा, उसको नॉर्मल वोटिंग राइट मिलेंगे। उसके अंदर पॉइंट्स चुनने के अंदर हमने आए थे कि भाई साहब एसआर वाले हैं वो प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कंसिडर किए जाते हैं, वो लॉक इन में रहते हैं जनरली जब तक आपका एसआर है। उसके बाद में एक व्यक्ति अपने रिनाउंस नहीं कर सकता है राइट्स, राइट, जब तक उसका लॉक इन वगैरह चल रहा है। उसके बाद में प्रमोटर कोई भी बोनस शेयर्स हो रहा है तो उसके ऊपर भी सेम वोटिंग राइट मिलता है, राइट इशू हो रहा है उस पर भी सेम एक्स्ट्रा वोटिंग राइट आपको मिलता है। यहां तक हो गया। उसके बाद में यहां से आपकी चेंज चीजें चालू हो जाती है कि अगर मान लीजिए नॉर्मल कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने डायरेक्टर होंगे, लेकिन अगर एसआर इशू के तो कम से कम 50% इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी
ऑडिट कमेटी है, उसमें नॉर्मली 2/3 इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी में 2/3 इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर आपने एसआर इक्विटी शेयर किए हैं, तो अगर आपने एसआर इक्विटी शेयर इशू किए तो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है इन दीज कमिटीज। तो ये सब भी आपको देखना है। उसके बाद में एडजस्टमेंट इन प्राइस इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। अगर आप प्रेफरेंशियल इशू करें तो हमने प्राइस डिटरमिन किया है कि 52 वीक हो गया आपका, आपका 26 वीक हो गया, ये सब 60 ट्रेडिंग डेज हो गया, तो इनके हिसाब से आपका प्रेफरेंशियल इशू का प्राइस आता है। बट उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर इनमें से कोई भी चीज हुई है। तो क्या चीज हुई है, अगर मान लीजिए आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं बाय दिस मेथड, आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीमर्जर, आपने राइट इशू किया है, आपने कंसोलिडेट किया, डिवाइड किया, रिक्लासिफाई किया इक्विटी शेयर को, या फिर आपने ऐसे कुछ बड़े इशू किए, बड़ी चीजें हुई है इस बीच, तो आपका जो प्राइस आता है प्रेफरेंशियल इशू का बाय दैट फॉर्मूला, उसमें एडजस्टमेंट अलाउड है। दैट इज 32। फिर आता है आईजीपी, एक और इंपॉर्टेंट है, फिर सारे छोटे छोटे हो जाते हैं। आईजीपी, आईजीपी के अंदर ध्यान से कि आईजीपी की कौन सी कंपनीज हैं जो कि आईजीपी पे लिस्ट हो सकती है। सुनना, अ कंपनी विच इज इन्वॉल्व विच इंटेंसिवली यूज टेक्नोलॉजी, टी है ये, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेम जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। टू प्रोवाइड प्रोडक्ट सर्विस और बिजनेस प्लेटफॉर्म विद सब्सटेंशियल वैल्यूएशन शैल बी एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ऑन आईजीपी। उसके बाद में वो जब ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी के फाइल करते हैं, तब उनकी जो कैपिटल है, प्री इशू कैपिटल, उसका 25% ऑफ द प्री इशू कैपिटल, 25% ऑफ प्री इशू कैपिटल शुड बी हेल्ड बाय दीस पीपल। दीस मतलब qualified institutional buyer for last 2 years. It has to be held by these people. 25% to be held by these people. क्या qualified institutional buyer, family trust, accredited investors या investor, या फिर ये लोग qualified institutional buyer, family trust having net worth of more than 500 crore, accredited investors, ये तो हो गया। साथ में या फिर ये regulated entities कौन, foreign portfolio investor, an entity meeting the following criteria 1 2 3 4। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी चाहेंगे तो उसको भी क्वालिफाइड में माना जाएगा, या फिर कोई भी एंटिटी जो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करिए। फोकस करना अच्छे से यारो, कौन सा, जिसका पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड एयूएम कम से कम $150 मिलियन है। दूसरा, विच इज रजिस्टर्ड विद द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, जिस भी जुरिसडिक्शन में वो है वहां के फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से वो रजिस्टर्ड है। तीसरा, इट इज रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, जिसका जो सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर है या तो वो आईओएससीओ का मेंबर है या फिर सेबी के साथ उसका एक बायलेटरल एमओयू, ठीक है। 3 कंडीशन। अगर इफ दैट इज एन असेट, इसका जो असेट पूल है, इन्वेस्टमेंट पूल है, वो $150 मिलियन का होना चाहिए, वो अपने एंटिटी में रजिस्टर्ड रेगुलेटेड होनी चाहिए, और इधर वो जिस कंट्री से है वो आईओएससीओ का मेंबर है या उसका सेबी के साथ में, इंडिया की सेबी के साथ में एक बायलेटरल एमओयू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एफएटीएफ ने जो कंट्रीज को ऐसा बोल रखा है कि ये तो बिल्कुल भी एक्शंस नहीं लेते, ये तो हमारे सजेस्टेड प्रिकॉशंस बिल्कुल नहीं लेते, उन सब के अंदर स्ट्रेटेजिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और कॉम्बेटिंग द फाइनेंशियल टेररिज्म डेफिशिएंसीज वाली जो कंट्रीज हैं वहां के आप नहीं होनी चाहिए, या फिर जुरिसडिक्शन हैज नॉट मेड सफिशिएंट प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग दीस डेफिशिएंसीज। तो एफएटीएफ कैसा है कि कुछ कंट्रीज को बोल देता है कि आपके यहाँ बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज हैं और आप उस पर कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी जो एंटिटीज है यहां से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो यू आर नॉट अलाउड, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दैट 25%। तो आप यहां पे बिलोंग नहीं करने चाहिए, और ये 3 कंडीशन आप कंप्लाई करते हैं तो आपके पास भी अगर हमारी सिक्योरिटी है फॉर मोर देन 2 years 25% सिक्योरिटी, तो यू आर, तो देन ऑल्सो हमारी कंपनी एलिजिबल है आईजीपी के लिए। वापस एक बार बोलता हूं कि कौन सी कंपनी की सिक्योरिटी आईजीपी पे लिस्ट हो सकती है। एक ऐसी कंपनी की सिक्योरिटी आईजीपी पे लिस्ट होती है विच इज इन्वॉल्वड इन वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका टी सबसे पहले टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आप इंटेंसिवली यूज करें, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हो। साथ में आपका 25% ऑफ द कैपिटल शुड बी हेल्ड, आपका 25% ऑफ द कैपिटल शुड बी हेल्ड बाय एनी वन ऑफ दीस पीपल। तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया क्यूआईबी ने होल्ड कर रखा है, फैमिली ट्रस्ट हैविंग नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 करोड़ ने होल्ड कर रखा है, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर ने होल्ड कर रखा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने होल्ड कर रखा है, या फिर कोई भी एंटिटी जो इन चारों पॉइंट को कंप्लाई कर देती है उन्होंने होल्ड कर रखा है, तभी आपको आईजीपी पे लिस्ट होने का मौका मिलेगा। अब आईजीपी पे लिस्ट हो सकते हैं आप आईपीओ के थ्रू भी या फिर अदर देन आईपीपी। तो आप पब्लिक इशू से भी लिस्ट हो सकते हैं, विदाउट पब्लिक इशू भी लिस्ट हो सकते हैं आईजीपी पे। अगर पब्लिक इशू से लिस्ट हो सकते हैं, जो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया वो 10 करोड़, 2 लाख, 50 वो आएगा, ठीक है। और अगर आप विदाउट पब्लिक इशू कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आपका प्रिंसिपल एप्लीकेशन, आपको प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन भी दे देना है और ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे देना है सेबी को, सिंपल, तो कोई बड़ी बात नहीं है विदाउट पब्लिक इशू। क्लियर? तो पब्लिक इशू करके हो रहा है तो ठीक है, विदाउट पब्लिक इशू तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको टाइम टू टाइम सबमिट करना। दिस इज ऑल अबाउट आईजीपी। देन कम्स माइग्रेशन फ्रॉम मेन बोर्ड टू एसएमई। तो एकदम सिंपल तरीके से बताया कि अगर आप मेन बोर्ड से एसएमई में माइग्रेट होना चाहते हैं तो क्या होगा, सुनना। अगर मैं मेन बोर्ड पे हूं, मेरी कैपिटल 25 करोड़ से कम है, तो मैं आईजीपी पे माइग्रेट हो सकता हूं इफ आई कंप्लाई विद ऑल द कंडीशंस ऑफ आईजीपी, ठीक है। अगर मैं आईजीपी पे हूं और मेरा कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है तो मैं मेन बोर्ड पे स्विच हो सकता हूं इफ आई कंप्लाई विद ऑल द कंडीशंस ऑफ मेन बोर्ड, एज इजी एज दैट, राइट। ध्यान रखना इस चीज को।
स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जाना होता है आपको, और यहाँ के स्पेशल रेजोल्यूशन में दो कंडीशन आती है। एक तो रेगुलर स्पेशल रेजोल्यूशन की कंडीशन दैट वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, और एक स्पेशल कंडीशन आती है यहाँ पे दैट वोट कास्टेड बाय पब्लिक शेयर होल्डर इन फेवर शुड बी 2 टाइम्स ऑफ वोट कास्टेड बाय पब्लिक शेयर होल्डर अगेंस्ट। वापस रिपीट करता हूं, ध्यान रखना, इसके लिए जो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा दोनों केस में, भले आप मेन बोर्ड से एसएमई पे आ रहे हो या एसएमई से मेन बोर्ड पे आ रहे हो, यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। द स्पेशल रेजोल्यूशन शुड कंप्लाई विद 2 कंडीशंस। द फर्स्ट कंडीशन इज votes casted in favor should be 3 times of vote casted against the resolution, the regular special resolution. Additional condition आती है vote casted by public shareholder should be 2 times of vote casted against the resolution, exactly same like we've studied in this delisting regulation at executive level. फिर आता है फास्ट ट्रैक एफपीओ, में आपको पढ़ा दिया था, इसका मेमोरी टेक्निक है, एक ऐसी कंपनी फास्ट ट्रैक एफपीओ कर सकती है जिसका प्रमोटर सलीम है। ठीक है, प्रमोटर की सारी होल्डिंग डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, सलीम, शो कॉज नोटिस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी 3 पॉइंट आते हैं एस से, एक तो आपका कोई भी शो कॉज नोटिस पेंडिंग नहीं होना चाहिए, फिर आपने सेटलमेंट मैकेनिज्म का यूज नहीं करना चाहिए, उसके बाद में आपके अंदर आप सस्पेंड नहीं होने चाहिए पिछले 3 साल। तो आपने सेटलमेंट मैकेनिज्म का यूज नहीं किया 3 साल से, नहीं किया, आप सस्पेंड नहीं हुए 3 साल से, नहीं हुए, और आप पे कोई भी शो कॉज नोटिस पेंडिंग नहीं है, तो इन सर्कमस्टेंसेस में आपका फास्ट ट्रैक एफपीओ हो सकता है। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट। उसके बाद में ए से आप समझो कि आपका एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर जो है वो 2% 10%, एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर शुड बी 2%, एनुअलाइज्ड डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टर्नओवर शुड बी 10%। उसके बाद में आता है आपका ए से एक और कि आपका जो एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1000 करोड़ होना चाहिए फॉर पब्लिकेशन, 250 करोड़ होना चाहिए फॉर राइट इशू। फिर आता है एल, यू शुड बी लिस्टेड फॉर 3 इयर्स, लिस्टिंग कंडीशन का आप कंप्लाई कर रहे हैं फॉर 3 इयर्स। फिर आई, इन्वेस्टर के जो भी ग्रीवेंसेस हैं रिसीव्ड अप टिल लास्ट क्वार्टर वो 95% है, दे हैव बीन रिड्रेस्ड। और एम से आई थिंक मार्केट वाले, मार्केट कैप ही था तो मैंने पहले बोल दिया। ए से ऑडिट क्वालिफिकेशन आता है, सॉरी यस, एम से मार्केट कैप यहां पे आ जाएगा, ए से ऑडिट क्वालिफिकेशन का पॉइंट आता है कि ऑडिट क्वालिफिकेशन का इंपैक्ट आपके प्रॉफिट पे है दैट इज नॉट मोर देन 5%, जिसका प्रमोटर सलीम है। ऐसी एंटिटी फास्ट ट्रैक एफपीओ के लिए जा सकती है। फास्ट ट्रैक एफपीओ में बेनिफिट क्या मिलता है, नॉर्मल एंटिटी पे 2 कंडीशन आती है कि आपको जब भी इशू करना है उसके 30 दिन पहले अपना ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी को देना होगा, सेबी अप्रूवल देगा, फिर आप इशू कर सकते हो, और आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ता है 1% का। ये दोनों कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती इफ यू आर गोइंग थ्रू फास्ट ट्रैक मोड। 35 फिर 36 आई डोंट हैव टू टीच यू 36 मींस व्हाट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर। रेगुलर बैच में मैंने ये भी पढ़ा दिया था आपको एग्जीक्यूटिव का वो एक चार्ट बना के कि इनमें से ये पॉइंट्स आपको याद नहीं रहते, ये सारे पॉइंट्स याद रहते हैं। देखो सबसे पहले 2 पॉइंट्स तो आप भूल ही नहीं पाते, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विद सेबी, और साथ ही साथ आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन कैटेगरी 3। मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में ये 2 पॉइंट हो गए जो आपके सिलेबस का ही पार्ट है। फिर 2 पॉइंट जो जीवन में पीछा नहीं छोड़ रहे, दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। फिर 2 पॉइंट जो आप भूल जाओगे, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन and मल्टीलेटरल बायलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसा एक है वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीलेटरल बायलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में आ गया इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद आईआरडीए। उसके बाद में इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज्ड बाय इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज्ड बाय आर्मी नेवी एयरफोर्स, इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। फिर आ गया 2 पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ 25 करोड़। और उसके बाद में आ जाता है आपका एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। आई फिर ऑल द सेम एग्जीक्यूटिव का कॉपी पेस्ट से कुछ ही नहीं, 13 पॉइंट्स यहाँ पर रहते हैं। फिर आता है जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ द इशूअर। ठीक है, कि जब भी राइट इशू कर रहे हैं तो आपका राइट इशू या पब्लिक इशू कर रहे हैं तो जनरल ऑब्लिगेशन क्या रहता है इशूअर का, ये करके हमने पॉइंट दिया। अननेसेसरी जो चीज यहाँ पे लिखी है सब आपको पहले से पता है कि आपको जो भी पब्लिक कम्युनिकेशन है, पब्लिसिटी मटेरियल, एडवर्टीजमेंट है, ये सब कंप्लाई करना चाहिए आईसीडीआर से। उसके बाद में लीड मैनेजर को इंश्योर करना है कि ऑफर डॉक्यूमेंट जो अपने वेबसाइट पे लिखे हैं वही प्रिंटेड वर्जन में सबको गए, दोनों में चेंज नहीं है। फिर पोस्ट इशू आपको एक्टिवली एसोसिएट रहना है उसको, उसके बाद में भी अलॉटमेंट रिफंड करने के बाद में, कि नहीं कि इशू होने के बाद में चला जाओ, इशू होने के बाद में अलॉटमेंट का भी पूरा काम आप ही को करवा के जाना है, एंड आपको कंप्लायंस ऑफिसर भी रखना है जो पूरा का पूरा इंश्योर करेगा सारा कंप्लायंस लॉ की कंप्लायंस में काम हुआ। फिर मिसलेनियस पॉइंट्स आते हैं, इंसेंटिव नॉट अलाउड, कि आप किसी भी व्यक्ति को इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते, आप हमारे शेयर लोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना, तो किसी व्यक्ति को आप इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते, इसमें आप अंडरराइटर को कमीशन वगैरह दे रहे हो वो सब अलाउड है। सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले पढ़ा चुके, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 3 डेज मैक्सिमम 10 डेज, तो पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन होता है जिसके लिए पीरियड ओपन रहेगा जिसपे लोग आईपीओ एफपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, बट आप जब भी हिस्ट्री देखोगे इसको हमेशा 3 डेज के लिए ही ओपन रखा जाता है, बट हाँ मिनिमम 3 मैक्सिमम 10 का रूल है। ठीक है, और जब भी प्राइस बैंड रिवाइज होता है तो द इशू पीरियड विल एक्सटेंड बाय 3 डेज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 डेज। फिर प्री इशू एडवर्टाइजमेंट, पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट, इशू ओपन होने के पहले आपको एक प्री इशू एडवर्टाइजमेंट देना है, पूरा इशू में सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद में आपको एक पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट देना है। इशू होने के पहले आपको देना है, उसमें आपको क्या देना है, जब भी आपका ऑफर डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया तो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट को पब्लिसाइज करना है।
ठीक है, 1 इंग्लिश 1 हिंदी 1 रीजनल न्यूज़पेपर में। और पोस्ट में जब सारी कंडीशन सब कुछ कंप्लायंस सब कुछ हो चुका है, राइट, जब सब कुछ हो चुका है उसके 10 डेज के अंदर, जब सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है उसके 10 डेज के अंदर आपको 1 इंग्लिश 1 हिंदी 1 रीजनल न्यूज़पेपर में देना है कि कितने शेयर्स पे अप्लाई आया था, कितनों को अलॉटमेंट हुआ है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या रहा है, कितनों को रिजेक्ट किया है, कब रिफंड किया है, कब हमने पोस्ट कर दिया रिफंड के लेटर, ये सारे डिटेल्स आपको देने होते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर कैपिटल इशू, एक बार आपका जब आईपीओ चालू हो जाता है, अगर नॉर्मल केस में बात करें, एक बार ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में फाइल कर दिया है, वहां से लेकर लिस्टिंग होती है, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल किया था, वहां से लेकर लिस्टिंग होती है, इस बीच आप फर्दर कैपिटल इशू नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने अपने पहले ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में ही लिख दिया था कि हम इस बीच एक और प्राइवेट प्लेसमेंट या कुछ करने वाले हैं, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और फास्ट ट्रैक इशू है तो उसमें पीरियड बिटवीन डेट ऑफ रजिस्टरिंग द ऑफर डॉक्यूमेंट एंड द डेट ऑफ लिस्टिंग, सिंपल, या फिर लिस्टिंग और रिफंड, तो वहां तक आप फर्दर पब्लिकेशन नहीं कर सकते। मैनर ऑफ कॉल, कि आपको ऐसे तो कॉल पे मंगाना नहीं चाहिए, बट अगर आप कॉल पे मंगा रहे हो तो आपको 1 साल के अंदर पूरा कॉल का पैसा मंगा लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट किया तो आपको 1 साल के बाद से भी आप 1 साल से भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो नॉर्मली जब भी आप कॉल पे पैसा मंगा रहे हो तो 1 साल में पूरे कॉल मनी को आपको मंगवा लेना है, लेकिन अगर आपने मॉनिटरिंग एजेंसी आपका अपॉइंटेड है तो आपने 1 साल से ज्यादा तक भी चला तो भी चलेगा। रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब तक आपके सारे अप्रूवल्स हो चुके हैं, सब कुछ काम खत्म हो चुका है, सारे लिस्टिंग अप्रूवल वगैरह आ चुके हैं, ट्रेडिंग अप्रूवल आ चुका है, तो उसके बाद में बैंकर पैसा रिलीज करता है कंपनी को। और अगर ये अप्रूवल नहीं आते, लिस्टिंग रिजेक्ट हो गई है, तो 7 दिन के अंदर ये पैसा रिफंड करना होता है पब्लिक को। 7 दिन के बाद किया तो आप पे 15% का इंटरेस्ट लगता है, टिंग टिंग टिरिंग। और अब मैं अगर यहां पे आके बात करूं तो आई वुड वांट टू बिलीव दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैन रिवाइज द एंटायर आईसीडीआर merely by this chart, merely by this chart। सिर्फ ये चार्ट को देखते हुए आप पूरा का पूरा आईसीडीआर रिवाइज करने की ताकत रखते हो, सिर्फ ये चार्ट को देखते हुए। आपने आज लेक्चर किया, मैं भी और 5-10 मिनट आपको पढ़ाने वाला हूं, बट आज के लेक्चर का आपको क्या करना है, आपको आईसीडीआर का चार्ट लेना है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आईसीडीआर आपके करियर में इतना इंपॉर्टेंस रहेगा कि आप इसकी प्रोमिनेंस अभी समझ नहीं पा रहे हो। मैंने इतना समय क्यों लिया आईसीडीआर के ऊपर, मैं क्या पागल थोड़ी ना, लेकिन इससे मुझे आगे के चैप्टर में इतनी मदद होगी कि नाउ इन फर्दर चैप्टर्स माय स्पीड कैन बी वेरी गुड, बिकॉज इफ इट ऑल यू आर वेरी गुड विद आईसीडीआर। बट अगर आईसीडीआर आपका अच्छा पक्का है तो मजा नहीं है। फर्दर एग्जाम में आईसीडीआर की इंपॉर्टेंस रहती है, इंटरव्यूज में आईसीडीआर की इंपॉर्टेंस रहती है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब यू विल बी वर्किंग इन अ कंपनी ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, तब भी आईसीडीआर की वैल्यू रहती है। तो आईसीडीआर की बहुत वैल्यू, इसको बहुत इज्जत से पढ़ें। तो आपसे मेरी अपेक्षा है कि आज जब लेक्चर खत्म होता है पूरा चार्ट लो, आईसीडीआर खत्म कर लो, कि सिर्फ ये पेज देख के भी पूरा का पूरा आईसीडीआर अगर आप बोल पा रहे हैं तो भाई साहब काबिल हो तुम। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को, इसको पढ़ने का एक और नजरिया है जिससे कि मैं हमेशा पढ़ाता हूं, आपको एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ाया था, फोकस करना। ये तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं आईसीडीआर में, लेकिन आईसीडीआर में कुछ टॉपिक्स को मैं इशू रिलेटेड टॉपिक्स कह सकता हूं कि ये इशू के प्रोसीजर में आते हैं। कि एक कंपनी जब सिक्योरिटी इशू करती है तब ग्रीन टॉपिक्स आते हैं। क्या देखो, कभी भी सिक्योरिटी इशू करने के पहले एक कंपनी जब आईपीओ कर रहा है, इसको आप देखना, कभी भी अगर आप एक लिस्टेड कंपनी के सामने बैठे हो ना, तो आप इस तरीके से देखोगे तो आपको बेटर तरीके से समझेगा। ठीक है, समझना कि आप लिस्टेड कंपनी से बात कर रहे हो, इंटरव्यू में बात कर रहे हो, तो हाँ, क्या आईसीडीआर क्या क्या कहता है व्हेन इट कम्स टू इशू ऑफ सिक्योरिटी, आईसीडीआर की क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है। तो आपको ऐसे सोचना है, सबसे पहले ग्रीन पॉइंट्स को देखो बस। सबसे पहले कंपनी में आप कभी भी कंपनी की सिक्योरिटीज को इशू करना, सबसे पहले क्या देखो, एलिजिबिलिटी, कि हम एलिजिबल भी है नहीं। अब अगर आपका आईपीओ तो एलिजिबिलिटी आईपीओ की देखोगे, एफपीओ तो एलिजिबिलिटी एफपीओ की देखोगे, और एडिशनल कंडीशन है तो एलिजिबिलिटी यहाँ की देखोगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी देखोगे सबसे पहले, चलो हो गया। फिर आप क्या करोगे, आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको इसमें फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट करना है, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, उनका अप्रूवल आ गया, अब आगे बढ़ सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट, इशू ओपन होने के पहले आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देना है 1% का। ओपनिंग ऑफ द इशू, इशू ओपन कब होना चाहिए, हमने पढ़ा कि यार जब हमें वो सेबी से ऑब्जर्वेशन आया था उसके 12 मंथ्स के अंदर, लेकिन हमने जब ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया उसके 3 डेज के बाद, इस बीच ओपन करना है। अंडर राइटिंग का भी अग्रीमेंट करने हमें, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आ जाना चाहिए वरना अलॉटमेंट नहीं होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन आप 1% का ही कर सकते हो। मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी आपको पहले इशू ओपन होने के, अगर आपका इशू 100 करोड़ से ज्यादा है। अलॉटमेंट आप कैसे करोगे, आपको पहले से बताना चाहिए। अगर अलॉटमेंट में सारी कंडीशन कंप्लाई नहीं हुई, आपको लिस्टिंग अप्रूवल नहीं है, तो आपका रिजेक्ट करना पड़ेगा, आपको पूरा पूरा रिफंड करना पड़ेगा विदिन 7 डेज। रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, सारे कंप्लायंस होने के बाद प्राइसिंग आप डिसाइड कर सकते हो। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इशू के एक दिन पहले आ जाना चाहिए। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन 3 to 10 डेज का रहेगा। एडवर्टीजमेंट एक प्री एक पोस्ट देना होता है। सिर्फ एक ग्रीन जो है, ग्रीन के लिए यहां पर एक ऐसा चार्ट के फॉर्म में पढ़ सकते हो कि कोई भी अगर कभी भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आईसीडीआर क्या क्या रिक्वायरमेंट रखता है व्हेन अ कंपनी इज इशूइंग सिक्योरिटी, तो आईसीडीआर ये सारे रिक्वायरमेंट रखता है। अब ये क्रोनोलॉजी में देखना, सबसे पहली चीज
सबसे पहली चीज, आपको कभी भी सिक्योरिटी इशू करनी, सबसे पहले क्या करोगे आप, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करोगे ना, 3 4 5। अब यहाँ पे आपको रट्टा होना चाहिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आईपीओ के अंदर सबसे पहले ये है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ये एलिजिबिलिटी कंडीशन आ गई, ये जनरल कंडीशन है कि भाई ये एंटिटीज को तो अलाउड ही नहीं है, ये हमारा 3 करोड़ 15 करोड़ 1 करोड़ 50% का रिक्वायरमेंट आ गया, ठीक है, परफेक्ट है। उसके बाद में एफपीओ में भी सेम है, वहां पे 15% का रिक्वायरमेंट और ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट दोनों जगह पे, जनरल कंडीशन तो दोनों की सेम ही है और एंटिटीज नॉट अलाउड भी मोरलेस सेम है, बस कन्वर्टिबिलिटी का पॉइंट आईपीओ में रहता है और वो एफपीओ में नहीं रहता है। बाकी आपका फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, विलफुल डिफॉल्टर, डिबार्ड कर दिया आपको या फिर आपके प्रमोटर रहते किसी और कंपनी उसको डिबार्ड कर दिया, ये सब पॉइंट सेम है। फिर एडिशनल कंडीशन ऑफर फॉर सेल आ गया, उसके बाद में ये होने के बाद में नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, प्राइसिंग। आप ऑफर डॉक्यूमेंट देने के पहले आपको प्राइसिंग डिटरमिन करनी पड़ेगी ना, फिर आप बैठ के या तो कंपनी खुद से प्राइसिंग डिटरमिन कर सकते हैं, फिर बुक बिल्डिंग से कर सकती है, ठीक है, प्राइसिंग। फिर ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करनी डीओडी टू पब्लिक, ये 7th और 8th पॉइंट आपका, ये पूरा हमारा चार्ट आ जाएगा कि हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दे दिया स्टॉक एक्सचेंज को, सेबी को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दे दिया, फिर हमने हमारी वेबसाइट पे भी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया, पब्लिक के कमेंट्स इनवाइट कर दिए हमने फिर वेबसाइट भी दे दी कि हमने पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, 1 इंग्लिश 1 हिंदी 1 रीजनल न्यूज़पेपर में कि हमने पब्लिक अनाउंसमेंट आपके दे दिए हैं, आप प्लीज इस पे अपने कमेंट्स दो, पब्लिक के कमेंट्स है हमें सेबी को देना है, सेबी ऑब्जर्वेशन देगा, आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम फाइल करते हैं, ये पूरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। ये होने के बाद नेक्स्ट चीज क्या करनी है, अब आपको प्री इशू एडवर्टाइजमेंट देना है। प्री इशू एडवर्टाइजमेंट कब दिया जाता है, जैसे ही सेबी से फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट आ चुका है, सेबी ने आपको ऑब्जर्वेशन दे दिया, फिर आप न्यूज़पेपर देते हैं 1 इंग्लिश हिंदी रीजनल दे दिया, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट कर दो अगर आपका इशू साइज 100 करोड़ से ज्यादा है, उसके बाद में अंडरराइटिंग कर लो, पहले इशू ओपन होने के पहले सब काम करने होंगे ना, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट 1% का जमा करा दो, उसके बाद में इशू ओपन होने के पहले प्रमोटर कंट्रीब्यूशन भी आना जाना चाहिए 1 डे प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू, फिर आपका इशू ओपन होगा। 11th पॉइंट कहता है इशू ओपन कब होगा, इशू ओपन होगा कि जब ये फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट किया था उसके 12 महीने के अंदर आपका इशू ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है, और सॉरी उसके 3 दिन के बाद आपका इशू ओपन होना चाहिए, और आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया था उसके आपको जब ऑब्जर्वेशन आ गए थे, मतलब आपका जब ऑब्जर्वेशन आ गया, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया था आपको ऑब्जर्वेशन आ गए थे, उसके 12 मंथ्स के अंदर आपका इशू ओपन हो जाना चाहिए, और आपने जब वो आरओसी फाइल कर दिया था उसके 3 डेज के बाद ही इशू ओपन होना चाहिए। तो ये इन 3 डेज टू 12 मंथ्स के अंदर ये सारे काम आपको करने, क्लियर है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, सिक्योरिटी डिपॉजिट, अंडर राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, मॉनिटरिंग, ये सब इस पीरियड में करना है ना, तभी तो उसमें टाइम दिया कि 3 दिन के बाद और 12 मंथ्स के पहले आप इशू को ओपन कर सकते हो। इशू ओपन होकर सब्सक्रिप्शन पीरियड क्या रहेगा, मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 10 डेज। उसके बाद में जैसे ही क्लोज हुआ उसके बाद में क्या करना है आपको, अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस, अलॉटमेंट कैसे करना है वो करो, उसके बाद में अलॉटमेंट रिफंड इंटरेस्ट, अगर लिस्टिंग एप्लीकेशन रजिस्टर तो रिफंड का काम भी करो। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया नहीं आया देखो, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन देना है तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 1%, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, आई डोंट हैव टू टेल यू। उसके बाद में रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी, अगर आपको लगता है कि सारे कंप्लायंस हो चुके हैं, लिस्टिंग एप्लीकेशन सब आ चुका है, देन यू कैन रिलीज द एप्लीकेशन मनी, और उसके बाद में आपको विद इन 10 डेज सारे कंप्लायंस होने के 10 दिन के अंदर यू हैव टू गिव अनदर एडवर्टाइजमेंट दैट इज नोन एज पोस्ट इशू एडवर्टाइजमेंट इन 1 इंग्लिश 1 हिंदी 1 रीजनल न्यूज़पेपर। Are you able to think, are you able to imagine कि पूरा ICDR दिल में उतर चुका है? And this is the entire ICDR. This is the entire ICDR in front of you. I think we have done it. I've tried to do it in less than 2 hours. This, ये जो है ना यहाँ पे जो भी चार्ट में ये सब है ना, ये सब है हमारे ग्रीन टॉपिक जो कि इशू प्रोसीजर है। फिर येलो में आते हैं कंसेप्ट रिलेटिंग टू इशू, कि इशू से रिलेटेड ही तो है कि टाइप्स ऑफ इशू, आईपीओ, एफपीओ, इशू ऑफ वारंट, आसबा, डिफरेंशियल प्राइसिंग, प्राइस बैंड, मिनिमम ऑफर टू पब्लिक, एलोकेशन, नेट ऑफर, जनरल ऑब्लिगेशन, इंसेंटिव, ये भी इशू से रिलेटेड है। और ब्लू में है जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे आइसोलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर राइट, इशू प्रेफरेंस, ये आइसोलेटेड टॉपिक्स है। तो आप जब भी सेल्फ स्टडी करने बैठे तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं, पहले इशू रिलेटेड टॉपिक सारे पढ़ लो, फिर कंसेप्ट रिलेटिंग टू इशू पढ़ लो, और एंड में आइसोलेटेड टॉपिक्स पढ़ लो, तो भी आपको पढ़ने में मजा आएगा। So you can divide your topics, you can study in this fashion as well. But what I want you to, अब the entire intention, हमने इतना जो समय इन्वेस्ट किया ना, आपका एग्जाम लुकआउट से तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं, इट हैज टू बी सॉर्टेड, इंटरव्यूज के लुकआउट से इट हैज टू बी सॉर्टेड, एंड फ्यूचर में कभी भी आईसीडी आता है तो इट हैज टू, मतलब आपको सिर्फ वो रट्टा मार के आगे नहीं जाना है, आपको उसका प्रैक्टिकल क्रोनोलॉजी के साथ जब आप पढ़ते ना तब आपको मजा आ जाता है। So if this is how you can understand ICDR, then I don't think there is anything in the world which can trouble you when it comes to ICDR. Okay, so I hope you have thoroughly understood the topic of ICDR. मेरी आप बच्चों से अपेक्षा क्या रहेगी, मेरी आप बच्चों से ये अपेक्षा रहेगी कि आज अभी ये लेक्चर खत्म करने का जब भी आपको टाइम पीरियड बताया, जो जीडीपीडी वाले बच्चे हैं अभी पूरा आईसीडीआर का चैप्टर एक बार चार्ट लो, डोंट रश ऑन टू कंप्लीटिंग द सेक्शंस, जो लेक्चर्स चार्ट लो पूरा आईसीडीआर, इतना अच्छा, मतलब यू शुड बी सो कॉन्फिडेंट इन आईसीडीआर कि आप सिर्फ इस पेज से, ये भी आपको एडिशनल नोट्स के अंदर मिल जाएगा ट्रैवलिंग में, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ इसको देख के आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाओ। तो जो बच्चों को एग्जाम के दिन पहले से प्रॉब्लम आती है ना कि यार 3-4 घंटे तो आईसीडीआर में लग गए, तो आपके साथ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आपका पूरा आईसीडीआर इसके साथ आपका लेस देन 1 आवर में हो जाना चाहिए।
लेस देन 1 आवर में होना चाहिए। तो हमने एक्स्ट्रा टाइम अभी दिया है तो उसका बेनिफिट आगे तो मिलना ही चाहिए ना, राइट? So I hope you've thoroughly enjoyed, and this video is going to be super, super, super helpful for you for compressing ICDR. Okay, so that'll be all from my end. Thank you so much for your nice patience, and I'll see you people for another session. And in the next session, we're going to start a nice topic. अब हम एक अगला चैप्टर, अब हम प्रोफेशनल्स में जैसे मैं फंडिंग पढ़ाता हूँ उस तरह से आगे बढ़ने वाला हूँ. Okay, that'll be all from my side. Thank you so much. Bye bye.